तलवारबाज की किंवदंती। अध्याय 5621 5630। प्रतिद्वंद्वी का मूल स्रोत उसके अपने स्रोत के समान ही था, यद्यपि पूरी तरह से विपरीत था। हालांकि मृत्यु की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होने के कारण उनका प्रारंभिक मूल स्रोत समान ही रहा होगा। ये चरम दांव भी था। यदि ऐसा था तो फिर यह सब समझ में आता है। मी शेंग प्राचीन मोरो स्पेसिटाइम से आई थी, जो मोरो के दिव्य युग के दौरान की बात है। ये संभव है कि डोंग जून अभी भी जीवित हो, जिसका बाद में मी शेंग से टकराव हुआ हो। यदि यह सच है तो वर्तमान डोंग जून संभवतः गिर गया होगा, जबकि भावी मी शेंग अभी भी जीवित थी। अराजक सितारा युग के बाद के चरणों में मी शेंग की ताकत शायद दुर्जय थी, कम से कम 5 क्लेश क्षेत्र तक पहुंच गई थी। जियान वुशुंग ने खुद से ही कुछ कहा, जिससे सम्राट हुआंग को समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दें। वरिष्ठ हुआंग ने सावधानी से पुकारा। जियान वुशुंग वास्तविकता में वापस आ गया, एक मुस्कान प्रकट करते हुए कहा, मैं उच्च स्वर्ग से कोई प्राणी नहीं हूं। आपकी तरह मुझे भी उच्च स्वर्ग का वरदान मिला है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी शंकाएं स्पष्ट कर दी थीं, और उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार वे पूर्ववर्ती थे। बोलने या न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग स्पेस टाइम के इस न बहुत बड़े न बहुत छोटे टुकड़े में रहते थे और जल्द ही गायब हो जाएंगे, इतिहास को बदलने के लिए मौलिक रूप से अपर्याप्त। सम्राट हुआंग के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्होंने मुख्य रूप से अराजक तारा क्षेत्र पर चर्चा की। उसी समय जियान वुशुंग ने क्यूई नामक किसी व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में पूछताछ की। हालांकि सम्राट हुआंग ने नाम नहीं पहचाना। इससे जियान वुशुंग हैरान हो गया। तार्किक रूप से कहें तो इस समय किशन एक प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए। सम्राट हुआंग ने उसके बारे में कैसे नहीं सुना होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि किशन के वास्तविक भाग्य में की चरित्र शामिल नहीं था? यदि ऐसा होता तो वह स्वयं को बदकिस्मत समझता। उन्होंने मानव जाति के क्लेश क्षेत्र में कुछ दुर्जय प्राणियों के बारे में भी पूछा। कोई विशेष अस्तित्व न पाकर उन्होंने राहत की सांस ली। अब उसके पास रुकने का कोई कारण नहीं था। ये स्पेस टाइम बहुत विशाल था, जितना अधिक वह खोजता उतना ही कम सुराग उसे मिलते, केवल जानकारी के टुकड़े ही मिलते। जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, सम्राट हुआंग ने उसे रोक दिया। वरिष्ठ, क्या अराजक तारा क्षेत्र में वास्तव में जीवन है? ये सम्राट हुआंग का सबसे बड़ा संदेह था, क्योंकि एक बार उसने उच्च स्वर्ग में एक बूढ़े आदमी को घूमते हुए देखा था, लेकिन उस आकृति में जीवन की शक्ति नहीं थी। इसके बजाय वह मृत्यु का प्रतिनिधित्व करती थी। इस सवाल से जियान वुशुंग अचंभित रह गया। उसे सच में नहीं पता था, लेकिन वह शांत रहा और उसने जवाब में एक सवाल पूछा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इस बार हुआंग ने पीछे नहीं हटते हुए बताया कि आकाश के विखंडन से पहले उन्होंने क्या देखा था। मौत। जियान वुशुंग के माथे पर निशान चमकता रहा। मी शेंग। हाँ। जियान वुशुंग ने आखिरकार एक शब्द कहा और फिर सीधे चला गया। मी शेंग की उत्पत्ति संभवतः उच्च स्वर्ग से संबंधित है। डोंग जून के साथ युद्ध करने वाला रहस्यमय व्यक्ति संभवतः मी शेंग ही था। ये प्रलयकारी वृद्ध पुरुष इस युग से संबंधित नहीं था। वह एक राक्षसी प्राणी था जो अति प्राचीन काल से परे था। कम से कम वह डोंग जून के समान युग का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। स्विश। वह सीधे ब्रह्मांड के ढांचे को चीरते हुए लौकिक नदी में प्रवेश कर गया। उसकी विचार शक्ति फैल गई और उसने तुरंत ही आसपास की दरारों को महसूस कर लिया। समय के इस टुकड़े का स्थानिक आयाम व्यापक नहीं था। इसमें केवल कई ब्रह्मांड ही सम्मिलित थे, उस विशाल महाद्वीप से बहुत दूर जहां वह पहली बार गए थे। हालांकि अंतरिक्ष की दृष्टि से यह काफी बड़ा था, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड के बीच का अंतराल बहुत अधिक था। इसके बीच में संभवतः हजारों ब्रह्मांड समा सकते थे। इस अराजक शून्य में यात्रा करना उतना तेज नहीं था। मी शेंग। जियान वुशुंग के दिमाग में एक साहसिक विचार उभरा। क्या होगा अगर उसने मी शेंग को पहले ही मार दिया? तो क्या भविष्य में कम परेशानियां होंगी? नहीं। जियान वुशुंग ने फिर अपना सिर हिलाया। मी शेंग भी यहाँ की नहीं थी, और वह समय अवधि नहीं खोज पाए जब मी शेंग का जन्म हुआ था। भले ही वह अब मी शेंग को पाल ले, तो भी प्रतिद्वंद्वी की ताकत संभवतः उसकी तुलना में बहुत अधिक होगी। ऐसी स्थिति में उन्हें इस विचार को त्यागना पड़ा और एक दीर्घकालिक योजना पर काम करना पड़ा। भविष्य के लिए आधार तैयार करना। इस बारे में सोचते हुए जियान वुशुंग ने जानबूझकर क्यूशन मंदिर में मजबूत व्यक्तियों के अभिलेखों की खोज शुरू कर दी और लगातार साधना के मार्ग पर उनकी प्रगति को तेज किया। सबसे पहले और सबसे प्रमुख थे बाई जुनवांग, जिनका जियान वुशुंग से कुछ संबंध था। भले ही भविष्य में बाई जुनवांग का दुखद अंत होगा, किशन से पहले के युग में भी
वह एक मामूली पात्र से अधिक कुछ नहीं था, जो ज्यादा हलचल पैदा करने में असमर्थ था। लेकिन उनकी सहायता से बाई जुनवांग की ताकत संभवतः भविष्य में अनुमानित ताकत से भी अधिक हो जाएगी। शायद इससे उसे आश्चर्य होगा। बाई जुनवांग के अलावा जियान वुशुंग ने इस ब्रह्मांड में घुसपैठ की, लगातार खोज की कि इस ब्रह्मांड के भविष्य में कम से कम 6 ब्रह्मांड मास्टर्स पैदा होंगे। इसमें वीरान दिव्य गुरु हुआन को शामिल नहीं किया गया था। ये 6 क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ, जो अपेक्षाकृत जल्दी पैदा हुए थे, किशेन के चरम युग में पहुंच गए, और उनकी ताकत जबरदस्त थी, जिससे वे किशेन की कमान के तहत सबसे कुलीन बन गए। उनमें से प्रत्येक 4 क्लेश क्षेत्र में एक ब्रह्मांड मास्टर था। हालांकि इस समय वे अभी भी केवल पृथ्वी अमर थे, अर्थात यान अमर, महान दाव की खोज की प्रक्रिया में। जियान वुशुंग अपनी योग्यता के कारण इन व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने में सक्षम थे। कम से कम उसे उन्हें ये समझाना था कि दाव विलय से पहले पूर्णता तक साधना न करना कचरे से भी बदतर था। चूंकि उन्होंने परम दाव को समझ लिया है, इसलिए उन्हें पूर्णता की ओर साधना करनी चाहिए। हर क्षेत्र में चरम सीमा तक खेती की जानी चाहिए। केवल इसी तरह से वे भविष्य के लिए एक ठोस नींव रख सकते हैं और ब्रह्मांड के मास्टर्स के बीच शिखर विशेषज्ञ बन सकते हैं। एक निश्चित ब्रह्मांड के गुप्त क्षेत्र में जियान वुशुंग के नेतृत्व में 7 शिष्य एक साथ मिलकर एक स्वर्गीय अमर स्तर के जंगली जानवर को घेर रहे थे। इस जंगली जानवर की ताकत पहले ही 9 क्रांतियों के स्तर तक पहुंच चुकी थी। सभी 7 शिष्य पृथ्वी अमर थे। 9 क्रांतियों वाले स्वर्गीय अमर की युद्ध शक्ति के साथ एक उजाड़ जानवर को घेरना और मारना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। लेकिन यदि यह आसान होता तो वे घेराबंदी करने के लिए एकजुट नहीं होते। जियान वुशुंग उनकी शर्मिंदगी भरी स्थिति को देखकर मुस्कुराया। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, सिर्फ 9 चक्कर लगाने वाले स्वर्गीय अमर, और तुम सब इतनी दयनीय स्थिति में हो। तुम भविष्य में शीर्ष शक्तियां कैसे बन सकते हो? मेरे लिए खड़े हो जाओ। जब वह सिर्फ एक यान अमर था, तो वह अकेले ही 9 क्रांतियों वाले महान यान अमर को मार सकता था। वह एक दाव भगवान के रूप में अजेय था। इन लोगों की क्षमताओं को देखते हुए वह वास्तव में ये समझ नहीं पा रहे थे कि वे यूनिवर्स मास्टर कैसे बन सकते हैं। उनमें से 6 का यूनिवर्स मास्टर बनना पहले से ही तय था, तथा उनका भविष्य भी दर्ज हो चुका था। उनमें से एक की प्रतिभा बाकी 6 से ज्यादा थी, लेकिन उनके भविष्य का कोई रिकॉर्ड नहीं था। संभावना थी कि वे असमय ही मर जाएं। हालांकि जियान वुशुंग ने हार नहीं मानी थी। शायद वह इतिहास पलट सकता था। धमाका! उसकी फटकार सुनकर शिष्यों ने अपनी पूरी क्षमता का परिचय दिया और एक बार फिर हमला कर दिया। तभी जियान वुशुंग ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। अब समय आ गया है कि इन छोटे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। पिछले 10 लाख सालों में उसने उन्हें वह सब कुछ सिखाया जो वह सिखा सकता था। स्वर्गीय अमर बनने के बाद परम निपुणता के मार्ग पर चलने के लिए उनके व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता थी। आकाश से एक खींचने वाली शक्ति आई। जियान वुशुंग को पता था कि अब जाने का समय हो गया है। इस समय सातों ने एक दल बनाया और उस हताश जानवर को पूरी तरह से दबा दिया। गुरुजी, हमने कर दिखाया। शिष्य उत्साह से आए। हालांकि जियान वुशुंग की अभिव्यक्ति देखकर ऐसा लगा कि वह बहुत सुखद नहीं थी और अक्सर विकृत थी। उन्होंने अंतरिक्ष और समय के विपरीत प्रवाह को महसूस किया। जियान वुशुंग किसी भी क्षण जा सकता था। मालिक, कारण से अनभिज्ञ ये शिष्य शीघ्रता से उनके पास पहुंचे। हालांकि जियान वुशुंग ने उन्हें रोक दिया और राहत की कोई झलक नहीं दिखाई। उसने कहा, आप सभी बहुत बढ़िया हैं और मैं खुश हूं। लेकिन मैं बुरी तरह घायल हूं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छी तरह से खेती करना याद रखना। ये किसने किया? शिष्यों ने एक एक करके पूछा। लाखों वर्षों में जियान वुशुंग उनके लिए एक गुरु और पिता समान व्यक्ति था। ये सुनकर कि उनके गुरु घायल हो गए हैं, वे सभी जानना चाहते थे कि उनके पूज्य गुरु को ऐसा नुकसान कौन पहुंचा सकता है। मूर्ख बच्चों, ज्यादा मत पूछो। सच्चाई भविष्य में सामने आ जाएगी। मुझसे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। जियान वुशुंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसने सरसों का एक दाना निकाला, कांपते हुए उसे सौंप दिया। यह एक खजाना है जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। लगन से खेती करो, लेकिन कभी यह मत कहना कि तुम मेरे शिष्य थे। ये सभी खजाने उसने इस ब्रह्मांड के गुप्त क्षेत्र में एकत्रित किए थे, जो इन 7 व्यक्तियों के लिए सम्राट के स्तर 5 तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। अधिक शक्तिशाली बनने के लिए उन्हें अस्थायी नदी में उतरना होगा तथा स्वयं उसका अन्वेषण करना होगा। जियान वुशुंग की आकृति धीरे धीरे लुप्त होने लगी और अंततः लौकिक भंवर में वापस लौट आए। सातों शिष्य रो पड़े। उनके गुरु के भौतिक शरीर का कोई निशान भी नहीं बचा, केवल जियान वुशुंग के लिए एक कब्र का टीला बना दिया गया।
और ऊपर वुशुंग माउंड नाम अंकित था। इन सातों के भविष्य ने वास्तव में किशन युग के इतिहास के कुछ पहलुओं को बदल दिया, लेकिन मी शेन को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि उनमें से सबसे शक्तिशाली केवल 5 क्लेश क्षेत्र के शिखर तक ही पहुंच पाया। हालांकि जियान वुशुंग हमेशा से ही लौकिक भंवर में था और उसने कभी भी इसकी पुष्टि क्यूशन मंदिर से नहीं की। चीजों को बदलना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। जियान वुशुंग ने स्पेसटाइम के उस टुकड़े को छोड़ने के बाद एक अन्य विशाल टुकड़े में प्रवेश किया, एक और चक्र, और इस बार जियान वुशुंग मोरो स्पेसटाइम के सबसे प्राचीन युग में पहुंचा। प्राचीन उजाड़ युग, मानव जनजातियों के बिना एक युग, एक ऐसा युग जिसमें आदिम जानवरों का प्रभुत्व था। जिस खंड में वह था वहां एक प्रागैतिहासिक पशु देवता भी था। उस आभा को महसूस करके जियान वुशुंग इतना डर गया कि वह सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उन्होंने अपने भौतिक शरीर को बंजर भूमि के जंगली जानवर के रूप में बदल दिया। दूर के स्थान से उन्होंने जन्मजात पशु देवता से प्रेरणा लेते हुए अभ्यास करना शुरू कर दिया। हालांकि ये बंजर भूमि का प्राणी कैंडल ड्रैगन नहीं था, अन्यथा उस पर कैंडल ड्रैगन की आभा को महसूस करने पर उसे शायद नहीं बख्शा जाता। लाखों वर्षों के बाद जियान वुशुंग एक बार फिर गायब हो गया। इस बार उन्होंने अनुभव प्राप्त कर लिया था और लौकिक टुकड़ों की सतह के आधार पर युग का अनुमान लगा सकते थे। इसके बाद वह उस काल की ओर बढ़े जब उच्चतर स्वर्ग अवतरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि मानव जाति का उद्भव उच्चतर स्वर्ग युग से निकटता से संबंधित था। उच्च स्वर्ग युग के दौरान केवल मानव जाति ही उच्च स्वर्ग के कुलदेवता प्राप्त कर सकती थी। उच्च स्वर्ग के पतन के बाद परिणामस्वरूप जो अराजक तारा क्षेत्र बने वे भी मानव जाति के कारण थे। मानव जाति के उत्थान के साथ अराजक तारा क्षेत्र का उदय हुआ। उन क्षेत्रों के अधिकांश खजानों पर मानव जाति ने कब्जा कर लिया। एक समृद्ध युग के बाद बंजर भूमि के प्राणी मानव जाति के विरुद्ध खजाने के लिए संघर्ष करने में असमर्थ थे। यहां तक कि जन्मजात द्वारा निर्मित अनगिनत मूल ब्रह्मांडों पर भी मानव जाति का कब्जा हो गया। एक अस्थिर दिव्य पर्वत पर जियान वुशुंग अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और आकाश में उच्च स्वर्ग की दिव्य रोशनी को देख रहा था। पिछले क्षण में यह अभी भी प्राचीन उजाड़ युग था, अगले ही क्षण यह उच्चतर स्वर्ग का युग था। इस क्षण से मानव जाति सभी चीजों से पैदा होने लगी। मानव जाति के उद्भव के समय जियान वुशुंग ने स्पष्ट रूप से महाद्वीप पर आत्माओं की एक शक्तिशाली शक्ति को उतरते हुए महसूस किया। ये वास्तव में उच्च स्वर्ग से संबंधित है। जियान वुशुंग ने उच्च स्वर्ग की चमकती रोशनी को देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसके अंदर उत्सुकता की भावना उमड़ पड़ी, वह अंदर जाकर देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। इस उच्चतर स्वर्ग और तारों भरे आकाश में रहने वाली मानव जाति को आपस में जुड़ा होना चाहिए। शायद सारे रहस्य इसके अंदर ही छिपे हैं। धमाका, चमक के नीचे जियान वुशुंग ने उच्च स्वर्ग से रिश्ते हुए कुलदेवताओं को देखा। प्रकाश की चकाचौंध के नीचे एक जबरदस्त आतंक छिपा हुआ था। मोरो स्पेसटाइम के रहस्य। जियान वुशुंग का माथा फड़क उठा और अगले ही पल वह अप्रत्याशित रूप से शिखर पर चढ़ गया। उसके शरीर पर तारों भरे आकाश की शक्ति अचानक फूट पड़ी। उसका भौतिक शरीर दुगुना फैल गया। वह इस शक्ति को संभाल नहीं सका। ओह! जियान वुशुंग तुरंत झुक गया। इस जांच से उन्हें और अधिक विश्वास हो गया कि उच्चतर स्वर्ग तारों वाले आकाश से आता है। और मी शेन उसी युग की एक शख्सियत है जिसमें डोंग जुन भी शामिल है, जो स्टाररी स्काई का एक शक्तिशाली सितारा है। तारों वाले आकाश का रहस्य केवल यही नहीं है। जियान वुशुंग को उठने में कठिनाई हुई। उनके लिए तारों वाला आकाश ही एकमात्र नहीं है। शायद तारों वाले आकाश से मुक्त होकर वह मी शेन को हरा सके। ये तथ्य कि प्रतिद्वंद्वी तारों वाले आकाश से आया था, ये दर्शाता है कि मी शेन ने तारों वाले आकाश को उससे बेहतर समझा था और वह अपनी जीवन शक्ति के बारे में भी जानता था, जो शुरू से ही शतरंज की बिसात का हिस्सा थी। गड़गड़ाहट। उच्चतर स्वर्ग के प्रकाश के माध्यम से दो शक्तियां एक दूसरे का सामना कर रही थीं। उच्चतर स्वर्ग में एक जीर्ण शीर्ण लकड़ी की नाव पर मी शेन ने एक आत्मा दीपक रखा और उच्चतर स्वर्ग की यात्रा की। जियान वुशुंग ने धीरे से अपनी हथेली उठाई और जैसे ही उसने उच्च स्वर्ग को छुआ, उसने भी मृत्यु की शक्ति को महसूस किया। मी शेन वहां ऊपर था। बात बस इतनी सी है कि उसकी ताकत उसकी कल्पना से भी अधिक प्रबल है। उच्च स्वर्ग के क्षेत्र में मी शेन के पास संभवतः भविष्य के किशन से भी अधिक शक्ति थी। ऐसा लगता है कि हर बार जब वह लौकिक स्थान को पार करता है तो उसकी ताकत कम हो जाती है। जियान वुशुंग ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला। उच्च स्वर्ग में मी शेन संभवतः 7 क्लेश क्षेत्र से भी आगे का अस्तित्व था।
उच्च स्वर्ग के विनाश के बाद मीशेन 7 क्लेश क्षेत्र की केवल आधी शक्ति के साथ मोरो स्पेसटाइम में पहुंची। अब उनके मूल ब्रह्मांड से परे स्पेसटाइम में मीशेन की शक्ति और भी कम हो सकती है। हालांकि जेन लिंग इस बात से अनजान था। भविष्य की दुनिया में उसे निगलने के लिए मीशेंग ने लोगों को काटना चुना और सर्वोच्च शिखर पर उतर आए। शायद ऐसा नहीं था कि दूसरे पक्ष ने स्वेच्छा से दायरे को काट दिया था, बल्कि यह कि मीशेंग ने भी उसकी तरह भविष्य में प्रवेश किया था। मीशेंग ने कई बार समय और स्थान पार किया था, फिर भी वह समय और स्थान पर पूरी तरह से महारत हासिल करने की स्थिति तक नहीं पहुंच पाया था। इसलिए हर बार वह एक निचले साधना क्षेत्र में गिर जाता था। जब वह भविष्य के स्पेसटाइम में पहुंचा तो उसके पास केवल सर्वोच्च शिखर स्तर की शक्ति ही बची थी। सौभाग्य से जियान वुशुंग इतना निर्णायक था कि उसने भविष्य की दुनिया में सीधे मरने का विकल्प चुना। मी शेन के पास वर्तमान मुख्य स्पेसटाइम पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हृदय दानव ने मी शेन को नहीं पहचाना। ये पता चला कि मी शेन ने हृदय दानव को गंभीरता से नहीं लिया और व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने का फैसला किया। सब कुछ समझने के बाद जियान वुशुंग डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके अतीत और वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी सब कुछ मीशेन द्वारा ही संचालित किया गया था। इसलिए उनका यहां आगमन संभवतः मीशेन से निकटतापूर्वक संबंधित था। मीशेन की नज़र में उसकी योजनाएं शायद घर खेलने वाले बच्चों की तरह थीं। मैं फिर से आपकी गणना में लगभग फंस गया। जियान वुशुंग ने उच्च स्वर्ग से निकलने वाली चमक को देखा। यदि वह यहीं रुका तो संभवतः अंततः उसे मीशेन का सीधे सामना करना पड़ेगा और फिर कोई बचने का रास्ता नहीं होगा। सौभाग्य से किस्मत उसके पक्ष में थी। मोरो स्पेसटाइम में तीसरे प्रवेश से आए टुकड़े मीशेन से नहीं टकराए। इस बार वह सबसे करीब था, लेकिन दुर्भाग्य से मीशेन अभी बाहर नहीं आ सका। अब यह उच्च स्वर्ग युग का प्रारंभिक काल था और मीशेन नीचे नहीं उतर सकती थी। जब जियान वुशुन को ये बात समझ में आई तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। मीशेन, चाहे तुम कितनी भी गणना करो, तुम स्वर्ग की इच्छा को पार नहीं कर सकती। भविष्य की दुनिया में मैं अंततः तुम्हें हरा दूंगा। पहली बार जब उन्होंने भविष्य की दुनिया में प्रवेश किया तो ये भविष्य विशेष रूप से मीशेन द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक गलत भविष्य था और इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब कुछ अभी भी उसके नियंत्रण में था। यदि वह असफल हो जाता तो वह मृत्यु पर्यंत भी मीशेन को सफल नहीं होने देता। उच्च स्वर्ग में मानो जियान वुशुन के शब्दों को सुनकर मीशेन से मृत्यु की शक्ति फूट पड़ी, जो उच्च स्वर्ग को चकनाचूर करने और जियान वुशुन को तुरंत जब्त करने के लिए उत्सुक थी। हम अधीर हो रहे हैं, है ना? जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया और दिल खोलकर हंसा। धमाका। हालांकि उन्होंने उच्च स्वर्ग में मीशेन के पूर्ण प्रकोप का अनुमान नहीं लगाया था। मृत्यु की शक्ति की लहरें उतरी और मीशेन के अनेक अवतारों में एकत्रित हो गईं। जियान वुशुन, इन काले प्रेतों में से प्रत्येक के पास सर्वोच्च शक्ति थी। शुरू में चौंक कर जियान वुशुन को जल्दी ही एहसास हो गया कि ये काले प्रेत मौत की शक्ति के सभी प्रकटीकरण थे। अपनी सर्वोच्च शक्ति के बावजूद वे टिक नहीं सकते थे और उसके लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं थे। मीशेन, आपकी योजना एकदम सही है, लेकिन आपने एक चीज को अनदेखा कर दिया। जियान वुशुन पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। अनगिनत काले प्रेत एक साथ मिल रहे थे, जबकि उनकी आभा लगातार मजबूत होती जा रही थी। फिर भी जियान वुशुन पूरी तरह से अप्रभावित रहा। विलय होने के बाद भी मीशेन केवल मीशेन ही थी। उच्च स्वर्ग से तारों वाले आकाश की शक्ति उधार लेने के बाद जियान वुशुन तुरंत क्लेश क्षेत्र तक पहुंच सकता था। यहाँ जियान वुशुन मीशेन के खिलाफ अडिग था। हैरान मीशेन के चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मुझसे गलती कहाँ हुई? आपको पता होना चाहिए कि मैं तारों वाले आकाश में गया हूँ, लेकिन आप तारों वाले आकाश के बीच मेरी असली पहचान कभी नहीं जान पाएंगे। जियान वुशुन ने ठंडी मुस्कान के साथ नीचे देखा। मीशेन ने आंखें मूंद ली और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह, क्या ऐसा है? भले ही तुम्हारा डोंग जून से कोई संबंध हो, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि डोंग जून पहले ही मर चुका है। डोंग जून। जियान वुशुन ने अपना सिर उठाया, जिससे उसकी पहले की अटकलें पुष्ट हो गईं कि डोंग जून वास्तव में मीशेन के हाथों गिर गया था। मीशेन ने आगे कहा, तुम्हें डोंग जून के बारे में तो पता ही है। उसके अलावा मुझे संदेह है कि कोई भी तुम्हें इतना शांत रख सकता है। अब ये समझ लो, उच्च स्वर्ग में मैं अकेली खड़ी हूं। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। आप वास्तव में डोंग जून को मारने में कामयाब रहे। जियान वुशुन ने आश्चर्य व्यक्त किया।
वह वास्तव में स्टाररी स्काई मानव जनजाति के बारे में बहुत कम जानता था, क्योंकि उस समय ये जनजाति बहुत कमजोर थी और उसने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। इसलिए मी शेन की जांच करने के अवसर का लाभ उठाते हुए वह ये जानना चाहता था कि उच्च स्वर्ग के भीतर स्थित तारों वाले आकाश के मानव कबीले का नाश कैसे हुआ या उनकी ताकत कैसी थी। जियान वुशुन के आश्चर्य को देखकर मी शेन ने व्यंग्य किया, क्या तुम सच में सोचते हो कि डोंग जून शक्तिशाली है? तारों वाले आकाश की तुलना में वह एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तारों वाले आकाश का सच्चा शासक हूँ, मानव जनजाति द्वारा चुना गया व्यक्ति। हम्फ, मुझे विश्वास नहीं होता। जियान वुशुन की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई और उसने जारी रखा, डोंग जून की ताकत इतनी जबरदस्त होने के बावजूद वह आप जैसे 6 क्लेश क्षेत्र में किसी से कैसे हार सकता है? ये सुनकर मी शेंग अपनी हंसी रोक नहीं सकी। हाँ, वास्तव में 6 क्लेश क्षेत्र डोंग जून के मुकाबले में नहीं है। यहाँ तक कि किशन भी डोंग जून का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लेकिन मैं 9 क्लेश क्षेत्र में हूँ, चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं। मी शेंग ने जियान वुशुन की ओर इशारा करते हुए एक उंगली उठाई। जियान वुशुन ने न तो टालमटोल किया और न ही टालमटोल की, बल्कि शांति से एक नज़र से आभा को भंग कर दिया और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, यदि आप 9 संकट क्षेत्र में हैं, तो क्या आपको अभी भी जीवन की शक्ति को निगलने की जरूरत है? क्या आपने बहुत पहले ही समय के नियंत्रण में महारत हासिल नहीं कर ली है और इसके माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं की है? उनके शब्दों ने मी शेन के झूठ को चकनाचूर कर दिया। उसके सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बेनकाब होते ही मी शेन का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह गुस्से से चिल्लाने लगी, बच्चे, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। अब उसे एहसास हुआ कि जियान वुशुन ने पहले ही उसकी पिछली योजनाओं का पर्दाफाश कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के मी शेंग ने सीधे कार्रवाई की, मृत्यु के शरीर को संघनित कर दिया, काली धुंध में बदल दिया जिसने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, जिससे पूरे अंतरिक्ष में सभी चीजों की शक्ति खो गई। पुनर्तः मृत्यु एक वीरान दृश्य सामने आया। जियान वुशुन अविचलित रहा। अनंत प्राचीन परिवर्तन। उच्चतर स्वर्ग के अंतर्गत वह अजेय था, क्योंकि उच्च स्वर्ग के नीचे तारों वाले आकाश की एक विशाल शक्ति थी जो लगातार जियान वुशुन के शरीर में उतर रही थी, जिससे उसे तुरंत क्लेश क्षेत्र की ताकत तक पहुंचने में मदद मिली। इस दृश्य ने मी शेंग को चकित कर दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियान वुशुन उच्च स्वर्ग की शक्ति का उपयोग करेगा और इतना शक्तिशाली बन जाएगा। उच्चतर स्वर्ग में उनका वास्तविक रूप भी उतना ही भयानक था। ये तारों वाले आकाश से जीवन रूपों की एक अनोखी शक्ति थी। फिर भी जियान वुशुन ने किसी तरह इसमें महारत हासिल कर ली और वह भी इतनी शक्तिशाली सीमा तक। तारों वाले आकाश में आप किस साधना क्षेत्र में हैं? मी शेंग ने पूछे बिना नहीं रह सका। हालांकि जियान वुशुन चुप रहा और सीधे हमला किया। वह मी शेंग से और कुछ नहीं कहना चाहता था, अन्यथा प्रतिद्वंद्वी उसके साथ छल कर सकता था। तुरंत ही उसने पूरी ताकत लगा दी। मृत्यु के अवतार का सामना करते हुए उसकी जीवन शक्ति प्रचंड रूप से फूट पड़ी। क्लेश क्षेत्र में महारत हासिल की गई जीवन शक्ति ने सीधे मृत्यु की आभा को तितर-बितर कर दिया। मी शेन की चेतना भी तुरंत नष्ट हो गई। अपनी हार के क्षण में जियान वुशुन ने मी शेन की शेष चेतना को जब्त कर लिया। अभी भी बचना चाहते हो? प्रतिद्वंद्वी की बिखरी हुई चेतना को पकड़ते हुए जियान वुशुन ने सीधे उसे स्काईसाइड हेवनली चेसबोर्ड की अस्थायी नदी में सील कर दिया। जब मी शेन की चेतना स्काईसाइड स्वर्गीय शतरंज में प्रवेश कर गई तो उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और वह अविश्वसनीय रूप से बोला, आपके पास लौकिक खजाना कैसे है? मैं आपको यह नहीं बता सकता, जियान वुशुन ने कहा और उसने सीधे स्काईसाइड हेवनली चेसबोर्ड की अस्थायी नदी के तल पर मी शेन की शेष चेतना को दबा दिया। अपने शरीर के भीतर मूल स्रोत सागर में जियान वुशुन ने मी शेन द्वारा छोड़ी गई मृत्यु शक्ति को भी जब्त कर लिया। अब तो आपने पत्नी और सैनिक दोनों खो दिए हैं। मी शेन की चेतना और मृत्यु की शक्ति के साथ वह मी शेन का अवतार बना सकता था। मी शेन उसे खा सकती थी और वह भी मी शेन को खा सकता था। इससे उनके लिए एक महान अवसर प्रस्तुत हुआ, लेकिन इसे प्राप्त करना अत्यधिक कठिन था। अब जबकि मी शेन उसके द्वारा स्वयं बिछाए गए जाल में फंस चुका था, जियान वुशुन को केवल मी शेन के अवतार को निगलने के लिए एक अवतार की आवश्यकता थी, जिससे वह समय से पहले ही पुनर्जन्म के चक्र को समझ सके। हालांकि इसे प्राप्त करने के लिए उसे सम्राट के साधना क्षेत्र तक पहुंचने तक इंतजार करना पड़ा। पुनर्जन्म के संपूर्ण चक्र में एक दुर्जय शक्ति निहित थी जो लौकिक नदी की शक्ति से कमतर नहीं थी। यदि जियान वुशुन भविष्य में 9 क्लेश क्षेत्र तक पहुंच सकता है तो वह 2 प्रकार की क्षमताओं में महारत हासिल करने में सक्षम होगा, समय और स्थान और पुनर्जन्म।
इन दोनों के संयोजन से समय और स्थान का चक्र उत्पन्न होगा, जो अकेले समय से कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति है। ये सोचते ही जियान वुशुन को उत्साह का अनुभव हुआ। तस्क तस्क मी शेंग, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। जियान वुशुन ने जाने का फैसला किया। जब वह टेम्पोरल भावर तक पहुंच गया तो उसने उन टुकड़ों की खोज बंद कर दी तथा आगे बढ़ने पर जोर दिया। हालांकि वर्तमान टुकड़ा पूरी तरह से भस्म नहीं हुआ था, इसलिए उसे अभी भी यहाँ इंतजार करना पड़ा। उच्च स्वर्ग में मी शेंग ने कठोर भाव से नीचे जियान वुशुन को देखा। उसे कैसे पता चल सकता है? जैसा कि जियान वुशुन ने कहा था, एक बार जब वह पुनर्जन्म की शक्ति में महारत हासिल कर लेता है तो मी शेंग की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन अब सभी उपलब्ध तरीकों का उपयोग करने के बावजूद मी शेंग जियान वुशुन को हरा नहीं सका। गुरुजी, ऐसा लगता है कि इस जीवन में मुझे हारना ही है। मी शेंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मन में उसके गुरु की छवि उभरी। वह मृत्यु का सच्चा देवता था, एक रंगीन और जीवंत लाश। वह मी शेंग का मालिक था। ये शव अज्ञात समय पर तारों वाले आकाश में प्रविष्ट हुआ था और किसी समय पूरी तरह से गायब हो गया था। कई सालों तक एकांत में बैठने के बाद जियान वुशुन का व्यक्तित्व धीरे धीरे कम होने लगा। जाने से पहले वह मी शेंग को ताना मारने से खुद को नहीं रोक सका। उसका इरादा दूसरे लोगों में गुस्सा भड़काना था। वह दूसरे पक्ष की आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से नहीं डरता था, वह तो चुप्पी से डरता था, मानो दूसरा पक्ष बिना कुछ बोले कोई भयावह योजना बना रहा हो। जैसे ही उसकी आकृति लुप्त हुई, उच्च स्वर्ग में स्थित मी शेंग भी लुप्त हो गया तथा मूल ब्रह्मांड के बाहर लौकिक नदी में वापस लौट गया। इस बीच जियान वुशुन लौकिक भावर में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह सीधे अंतरिक्ष समय भावर से बाहर निकल गया। ये पता चला कि अस्थायी भावर का अस्तित्व मी शेंग की चेतना से जुड़ा हुआ था। मी शेंग की चेतना के चले जाने के बाद जियान वुशुन सीधे महायान आत्मा पर्वत की गुफा में प्रकट हुआ। उसे रोकने में असमर्थ, उसने सभी संभव रणनीति अपनाई। जियान वुशुन को अब मी शेंग की रणनीति समझ में आ गई। भाग्य के माध्यम से उसे असली मी शेंग से मिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। ये लगभग अवास्तविक अपेक्षा थी। इसके अलावा जियान वुशुन मूर्ख नहीं था। अगर हालात मुश्किल हो जाते तो वह आसानी से खंडित स्थान से बच सकता था और समय के भंवर से बाहर निकलने के लिए अपनी विचार शक्ति का उपयोग कर सकता था। शुरू में जियान वुशुन को एहसास नहीं हुआ कि यह मी शेंग की योजना थी। उसने सोचा कि वह नहीं जा सकता, बस इतना ही। समय के भंवर से निकलकर महायान आत्मा पर्वत की गुफा में लौटने पर उन्होंने पाया कि यहाँ प्रकाश प्रचुर था, अंधकार से रहित था। दोनों ओर की दीवारों पर अति सुंदर भित्तिचित्र सजे हुए थे। समय के भंवर से निकलकर महायान आत्मा पर्वत की गुफा में लौटने पर उन्होंने पाया कि यहाँ प्रकाश प्रचुर था, अंधकार से रहित था। दोनों ओर की दीवारों पर अति सुंदर भित्तिचित्र सजे हुए थे। कुछ कदम आगे ही निकास द्वार था। ओह! जियान वुशुन ने राहत की सांस ली। आखिरकार असली दुनिया में वापस आकर उसने इन दिनों में बहुत कुछ अनुभव किया था। वह तुरंत ही तेजी से गुफा से बाहर निकला और प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। गोंग मियाओई और कियानशिन बुद्ध बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। आप दोनों को धन्यवाद। बाहर आने के बाद जियान वुशुन ने आदरपूर्वक दोनों को प्रणाम किया। गोंग मियाओई ने कुछ नहीं कहा और एक तरफ हट गए। कियानशिन बुद्ध ने अपने हाथ आपस में जोड़े और बोले, पुण्यवान, ये क्षणभंगुर सपना अनगिनत कठिनाइयों से भरा हुआ हो सकता है। चलो गुटी वृक्ष के नीचे आगे चर्चा करते हैं, जहां आपके मन को शांत करने में मदद करने के लिए आरामदायक कुशन की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद भगवान कियानशिन बुद्ध। जियान वुशुन ने एक बार फिर अपने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। यद्यपि उसका दाव हृदय पहले से ही पूर्ण था और उसकी मनस्थिति को बहाल करने के लिए बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह इस ईमानदार प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर सका। गोंग मियाओई पर नजर डालते हुए जियान वुशुन ने अस्थायी रूप से पूछा, एक साथ? नहीं, मियाओई ने अपना सिर हिलाया। उसके दृढ़ इनकार को देखकर जियान वुशुन ने जोर नहीं दिया, लेकिन उसने फिर भी मुआवजे के रूप में नी युआन की तलवार, दाव, विरासत और कुछ खजाने से युक्त एक सरसों का बीज सौंप दिया। इसे एक प्रकार का प्रतिदान मानिए। शुरू में उसने उसे एक मोहरे की तरह समझा था। पीछे मुड़कर देखे तो अगर मियाओई ने उसका सामना नहीं किया होता तो शायद कुछ भी नहीं होता। अपनी मां की विरासत को ईमानदारी से प्राप्त करने और ब्लडफॉल क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद उसे संभवतः किसी दुश्मन से डर नहीं लगेगा। ये सब भाग्य था। आह भरने के बाद जियान वुशुन ने कियानशिन बुद्ध का अनुसरण किया। उसने अभी तक पशु देवता का हृदय प्राप्त नहीं किया था, लेकिन वह पहले से ही गुटी वृक्ष के हृदय पर नजर गड़ाए हुए था। दूसरा नवजात आत्मा।
इसे दूसरा जीवन भी कहा जाता है। दाओ लॉर्ड्स के लिए दूसरे नवजात आत्मा की खेती करने की लागत बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके लिए गुटी वृक्ष के पूरे हृदय की जरूरत नहीं थी। हालांकि सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ने पर दूसरे नवजात आत्मा की खेती करने के लिए गुटी वृक्ष के पूरे हृदय की जरूरत होगी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब वह बाद में यह अनुरोध करेंगे तो दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया क्या होगी। वह सब कुछ त्यागने को तैयार था, यहाँ तक कि अपनी गरिमा भी। दूसरा नवजात आत्मा मूल रूप से नश्वर क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। अब इसे अधिक उपयुक्त रूप से दूसरा मूल स्रोत कहा जाना चाहिए। जियान वुशुन के मूलतः 2 मूल स्रोत थे तथा एक और विकसित करने से यह संख्या 3 हो जाएगी। तीसरे मूल स्रोत के लिए उसने पहले से ही अपने जीवन मूल स्रोत का उपयोग करने और फिर मीशेन के अवतार को खाकर पुनर्जन्म का मूल स्रोत बनने की योजना बना ली थी। उत्तम, उसने पहले से ही गणना करना शुरू कर दिया था कि उसके पास कितने मूल्यवान खजाने बचे हैं, और बाद में कियानशिन बुद्ध के साथ इस पर चर्चा करने की योजना बना रहा था। बैठने के कुछ ही देर बाद किसी ने जियान वुशुन को जानवर भगवान का हृदय सौंप दिया। जियान वुशुन को इससे कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ, अपने सामने मौजूद अंधकार में भविष्य को देखते हुए, यहाँ तक कि पशु देव हृदय को प्राप्त करने से भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। पशु देवता का हृदय लेते हुए जियान वुशुन ने अपने सरसों के बीच से एक उत्तम शाश्वत खजाना, एक राजदंड, आसानी से बाहर निकाला। ग्रैंड मास्टर पूछे, कृपया इस छोटे से गहने को स्वीकार करें और इस बार हुई किसी भी असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जियान वुशुन बेहद विनम्र था, लगभग इसे सीधे दूसरे पक्ष के सरसों के बीज में भरने के कगार पर था। ग्रैंड मास्टर पूशे ने ऐसी स्थिति का कभी सामना नहीं किया था। उन्होंने जोरदार तरीके से मना करने की कोशिश की, लेकिन उनकी नजरें लगातार कियानशिन बुद्ध पर टिकी हुई थीं। कियानशिन बुद्ध ने अपना गला साफ किया और शांति से कहा, चूंकि यह एक परोपकारी व्यक्ति ग्रैंड मास्टर पूशे की ओर से एक दयालु इशारा है, कृपया इसे स्वीकार करें। अमिताभ, इस दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दानदाता। ग्रैंड मास्टर पूशे ने राजदंड स्वीकार किया और सचमुच प्रसन्न हुए। ये सचमुच एक उत्कृष्ट शाश्वत खजाना था। यहाँ तक कि टियर 6 सम्राटों के पास भी ऐसी वस्तुएं शायद ही कभी होती थीं। ग्रैंड मास्टर पूशे के चले जाने के बाद केवल वे दोनों ही बैठे रहे और चाय पीने लगे। जियान वुशुन काफी समय से इस पर विचार कर रहा था, लेकिन वह खुद को ये कहने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। अप्रत्याशित रूप से कियानशिन बुद्ध ने इस मुद्दे को उठाने की पहल की। परोपकारी वुशुन, आप इस प्राचीन वृक्ष के बारे में क्या सोचते हैं? कियानशिन बुद्ध ने गुटी वृक्ष की ओर देखते हुए अपने पैर पटक दिए। एक पल के लिए जियान वुशुन को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कहा, यह प्राचीन गुटी वृक्ष वास्तव में असाधारण है। यह न केवल मन को शांत कर सकता है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि इसके अंदर मौजूद प्राचीन सागौन का हृदय सम्राटों को दूसरे मूल स्रोत की खेती करने में सक्षम बना सकता है। हाँ, अफवाहें थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। अगर यह कोई साधारण सम्राट होता तो शायद वे दूसरा मूल स्रोत विकसित कर पाते। हालांकि मेरे स्तर पर अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए ये गुटी वृक्ष मेरे लिए बेकार है। कियानशिन बुद्ध ने थोड़े अफसोस के साथ कहा, अपनी युवावस्था में मैं दूसरे मूल स्रोत की खेती करने के योग्य नहीं था, लेकिन जब मैं योग्य हुआ तो यह मेरे जीवन के अंतिम वर्षों में ही हो चुका था। इस बार जियान वुशुन ये समझने में सक्षम था कि जब कियानशिन बुद्ध अतीत में एक दूसरे मूल स्रोत की खेती करना चाहते थे तो उनके पास योग्यता की कमी थी। एक बार योग्यता प्राप्त करने के बाद तथा दूसरे मूल स्रोत की खेती के लिए गुटी हृदय पर भरोसा करने के लिए बहुत ऊंचे क्षेत्र के साथ, जियान वुशुन ने खुद को ऐसी स्थिति में पाया जहां उसे अवसर को जब्त करने की आवश्यकता थी। दूसरे पक्ष के विचारों को समझते हुए उसने एक जानकार मुस्कान बिखेरी और सीधे कहा, इस बार भगवान कियानशिन बुद्ध ने मुझ पर बहुत दया दिखाई है। आपको जो भी चाहिए बस बोलो। पुण्यवान वुशुन, आपके शब्द बहुत भारी हैं। जानलेवा आपदा को हटाना एक मामूली बात है, और जहां तक जानवर देवता के हृदय की बात है तो यह अब हमारे पहाड़ का नहीं है। इसके अलावा पुण्यवान, आपने पहले ही मुआवजा दे दिया है, मैं इससे ज्यादा मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? कियानशिन बुद्ध ने जल्दी से मना कर दिया। इस बार जियान वुशुन ने भौहें सिकोड़ी, वह समझ नहीं पाया कि यह बूढ़ा भिक्षु वास्तव में क्या चाहता था। जियान वुशुन की उलझन को देखकर कियानशिन ने एक पल के लिए रुककर कहा, इस बार वास्तव में एक छोटा सा मामला है जिसमें वर्चुओस वुशुन मदद कर सकता है। अगर यह मामला सफल हो जाता है तो महायान स्पिरिट माउंटेन में आपको जो भी आकर्षक लगे उसे लिया जा सकता है। ये शब्द असाधारण रूप से प्रभावशाली थे, मानो उनके पास कोई अजेय अधिकार हो।
महायान आत्मा पर्वत केवल कियानशिन के नियंत्रण में नहीं था। ठीक है, यह मेरे लिए बहुत आसान लगता है। बस मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज में मदद चाहिए। जियान वुशुन मुस्कुराया और धैर्यपूर्वक कियानशिन बुद्ध के अनुरोध की प्रतीक्षा करने लगा। चाय का एक घूंट लेने के बाद कियानशिन बुद्ध ने अपनी आवाज कम की और कहा, मेरे लिए भगवान जेनलिंग को एक संदेश दे। एक संदेश? जियान वुशुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और आश्चर्य से कियानशिन को देखा। जेन लिंग के बारे में जानना अप्रत्याशित नहीं था। हाल के वर्षों में जेन लिंग लोगों के दिलों में गहराई से बस गया था। हाँ, बस एक वाक्य बोलो। जियान वुशुन को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने इसे कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं माना। वह सीधे सहमत हो गया। तो मैं मास्टर जियान वुशुन को धन्यवाद देता हूँ। कृपया इस सरसों के बीज को भगवान जेन लिंग तक पहुंचा दें। कियानशिन ने थोड़ा झुककर एक सरसों का बीज निकाला और जियान वुशुन को सौंप दिया। जैसे ही जियान वुशुन ने इसे प्राप्त किया, उसकी विचार शक्ति का एक धागा उसमें समा गया, केवल ये जानने के लिए कि वह भी इसे अनलॉक नहीं कर सकता, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, महायान स्पिरिट माउंटेन एक प्राचीन और प्रसिद्ध शिखर था, और इसके वंश के माध्यम से सौंपे गए खजाने स्वाभाविक रूप से असाधारण थे। ऐसा प्रतीत होता था कि कियानशिन महायान आत्मा पर्वत का उपयोग करके जेन लिंग के साथ किसी प्रकार का सौदा करना चाहता था। दुर्भाग्य से दूसरे पक्ष को जेन लिंग का स्वभाव समझ में नहीं आया। जेन लिंग के लिए पूरा किशन मंदिर उसका अपना था, किसी भी लेन देन के लिए जगह कहाँ थी। भगवान कियानशिन, मैंने सुना है कि यह गुटी वृक्ष एक दूसरे मूल स्रोत का पोषण कर सकता है। क्या ये सच है या झूठ? जियान वुशुन ने मुस्कुराते हुए अपने पत्ते टेबल पर रख दिए। वह इस गुटी वृक्ष का हृदय चाहता था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वह अब सिर्फ एक दाव भगवान था और एक तिहाई पर्याप्त था। वह इसका भुगतान कर सकता था, बशर्ते दूसरा पक्ष इसके लिए सहमत हो। दूसरे पक्ष ने पहले ही इसका संकेत दे दिया था, इसलिए असहमत होने का कोई कारण नहीं था। कियानशिन मूर्ख नहीं था, उसने तुरंत समझ लिया, चाय की चुस्की ली, फिर जियान वुशुन की ओर मुस्कुराया। वह जियान वुशुन द्वारा अपनी कीमत बताने का इंतजार कर रहा था। खटपट। जियान वुशुन ने सीधे तौर पर विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड क्रिस्टल की 100,000 घन इकाइयों से अधिक मूल्य के खजाने निकाल लिए। वास्तव में उसके पास और भी बहुत से क्यूबिक यूनिवर्स क्रिस्टल थे, लेकिन दाव को विलय करते समय उनकी आवश्यकता पड़ सकती थी, इसलिए उसने उन्हें बाहर नहीं निकाला। अकेले इन खजानों का मूल्य ब्रह्मांड क्रिस्टल की 100,000 घन इकाइयों से अधिक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसमें जीवन की शक्ति थी। वह अमूल्य था। जियान वुशुन ने अपनी उंगलियों पर हरे रंग की रोशनी का एक निशान इकट्ठा किया और गहन जीवन शक्ति का एक उछाल तुरंत फूट पड़ा, जिसने प्राचीन गुटी वृक्ष को फिर से जीवंत कर दिया। मुझे गुटी हॉट का सिर्फ 1/3 हिस्सा चाहिए, और एक बार मिल जाने पर मैं गुटी हॉट की कमी के कारण होने वाली परेशानी को ठीक कर दूंगा। बाहरी लोग कभी नोटिस नहीं करेंगे। जियान वुशुन ने आत्मविश्वास से आश्वासन दिया। कियानशिन बुद्ध की आंखें ईर्ष्या से चमक उठीं। निस्संदेह वे उन खजानों से आकर्षित थे। महायान आत्मा पर्वत इस बार उभरने से केवल जियान वुशुन की प्रतीक्षा करने के लिए रुका था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि किसी ने कियानशिन बुद्ध को पहले से सूचित कर दिया था, बल्कि इस आपदा का पूर्वानुमान बहुत पहले से ही किया गया था। जियान वुशुन की सहायता करना पहले से ही एक महत्वपूर्ण लाभ था, जिसने भविष्य के जियान वुशुन के साथ एक कर्म संबंध स्थापित किया। अब इतने सारे खजाने प्राप्त करना वास्तव में दोहरा लाभ था। जहां तक गुटी वृक्ष का प्रश्न है, तो कियानशिन बुद्ध ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। चाहे वह महायान आत्मा पर्वत के लिए हो या अन्य कारणों से, वे सभी बाहर चले जाते थे। मूल स्रोत को पुनर्स्थापित करने से उन्हें और भी आगे जाने की अनुमति मिलेगी, जो प्रत्येक सर्वोच्च शिखर के लिए एक सपना है। अब जबकि अवसर उनके सामने है, तो वे इसका लाभ कैसे न उठा सकते थे? कोई समस्या नहीं। कियानशिन बुद्ध ने सीधे सहमति जताई। जियान वुशुन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना उदार होगा। उनकी समझ के अनुसार क्या गुटी वृक्ष महायान आत्मा पर्वत का सबसे प्रमुख खजाना नहीं होना चाहिए? बस एक सामान्य टिप्पणी और सबसे महत्वपूर्ण खजाना दे दिया गया। यद्यपि गुटी वृक्ष का हृदय ठीक हो गया, परंतु इसके लिए आवश्यक समय बहुत लंबा था। उस मामले में धन्यवाद कियानशिन बुद्ध। जियान वुशुन सीधे खड़ा हो गया। सौदा तय हो जाने के बाद अब चर्चा के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। महान उपकारों के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, भविष्य में ऐसे अनेक अवसर आएंगे। कियानशिन बुद्ध भी खड़े हो गए। उन्होंने गुटी वृक्ष पर लापरवाही से एक चीरा लगाया, जिससे उनके सामने एक पूर्ण गुटी हृदय प्रकट हो गया।
जब जियान वुशुन ने गुटी हॉट को देखा तो उसकी आंखें फड़क उठी। उस हृदय में निहित शक्ति असाधारण रूप से प्रचंड थी, यहाँ तक कि अपने स्वयं के सिद्ध दाओ हॉट से भी अधिक शक्तिशाली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे सर्वोच्च खजाना माना जाता है। स्वूश। स्थानिक दरार के माध्यम से कियानिक्सिंग बुद्ध ने सीधे गुटी वृक्ष के दिल का 1/3 हिस्सा निकाल लिया और इसे जियान वुशुन को सौंप दिया। अगले ही क्षण गुटी वृक्ष की चमक काफी फीकी पड़ गई। हालांकि जियान वुशुन के पास जीवन की शक्ति थी जो गुटी वृक्ष को ठीक होने में मदद कर सकती थी। इसे कृतज्ञता का एक रूप माने। गुटी वृक्ष के हृदय का 1/3 भाग निकालने के बाद वह छिद्र गायब हो गया। यदि वे साधारण लोग या स्थानिक ज्ञान से अपरिचित साधक होते तो वे सोचते कि गुटी वृक्ष को हटा दिया गया है। लेकिन वास्तव में कियानशिन बुद्ध ने 9 परतों के माध्यम से अंतरिक्ष की केवल एक निश्चित परत को भेद कर बरकरार गुटी वृक्ष से हृदय को बाहर निकाला था। यह उसी तरह है जैसे कोई सम्राट किसी साधारण व्यक्ति की हत्या कर दे। प्रतिद्वंद्वी के शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना उसका दिल निकालने में सक्षम होना, यह अंतरिक्ष की शक्ति है। साधारण लोग केवल अंतरिक्ष का सार ही देख सकते हैं, फिर भी वे उस सार को भेद कर उसके मूल को समझ सकते हैं। गुटी वृक्ष का हृदय प्राप्त करने के बाद इस बार जियान वुशुन की पश्चिम की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जाने से पहले उन्होंने गुटी वृक्ष में जीवन शक्ति का एक समूह डाला। कियानशिन बुद्ध को अलविदा कहने के बाद उन्होंने महायान आत्मा पर्वत को पूरी तरह से छोड़ दिया। इस बार उन्होंने टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किशिन मंदिर के मुख्यालय तक पहुंचने के लिए केवल उड़ान पर ही निर्भर रहे। उसकी वर्तमान गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी। सामान्य परिस्थितियों में ये सर्वोच्च शिखर के शिखर से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। प्राचीन परिवर्तन का उपयोग करते हुए वह सर्वोच्च शिखर की पूर्णता तक भी पहुंच सकता था। अंतरिक्ष ब्लैक होल परिपूर्ण दाओ हॉट। एक समय शिखर पर पहुंच चुके जियान वुशुन को अब पीछे मुड़कर देखने पर महसूस होता है कि उनकी कोई सीमा नहीं है, केवल निरंतर उत्कृष्टता ही है। फिलहाल उनके पास एक ही मौका बचा है, वह अवसर था दाओ मर्ज। दाओ के साथ सबसे उत्तम तरीके से सामंजस्य स्थापित करना। धमाका। जब वह एक विशाल झील के ऊपर से उड़ रहे थे तो उनकी आभा लगातार बढ़ रही थी, जिससे अनगिनत लहरें पैदा हो रही थीं। अब न केवल उसका दाओ हृदय पूर्ण हो गया था, बल्कि उसकी आभा भी अपनी सबसे उत्तम अवस्था में पहुंच गई थी। जियान वुशुन, जिसने मूल रूप से मौके पर ही दाओ के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योजना बनाई थी, ने महसूस किया कि यह कुछ हद तक अनुचित था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ कब्र देवता पर्वत पर जाना एक हवा की तरह था। सबसे पहले वह मंदिर जाएगा, भगवान के मकबरे के दायरे तक पहुंचने के लिए सुपर टेलीपोर्टेशन सरणी लेगा और लगभग एक दिन में वह कब्र भगवान पर्वत पर पहुंच जाएगा। उनके लिए इसे शायद ही कोई परीक्षण माना जा सकता है। भगवान के मकबरे क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश विशेष जीवन रूपों को बाहरी युद्धों में शामिल होने के लिए मूल ब्रह्मांड में ले जाया गया था। 4 महान गुप्त लोकों में कुछ ही शक्तिशाली प्राणी बचे थे, इस हद तक कि जियान वुशुन ने महायान आत्मा पर्वत छोड़ने के बाद एक सर्वोच्च शिखर शक्ति का सामना नहीं किया था। मंदिर का मुख्यालय, या अधिक सटीक रूप से कहें तो व्हाइट टाइगर मंदिर, 4 महान मंदिरों में से श्वेत बाघ मंदिर, जो कभी एक शक्तिशाली शक्ति था, अब कुछ हद तक उजाड़ हो गया था, क्योंकि दबाव एजियो ड्रैगन मंदिर की ओर स्थानांतरित हो गया था। बाहरी लड़ाइयां और हत्याएं सभी एजियो ड्रैगन मंदिर के अधिकार क्षेत्र में थीं। आंतरिक रूप से यह श्वेत बाघ मंदिर था। अब चूंकि आंतरिक खतरे समाप्त हो गए हैं, इसलिए व्हाइट टाइगर मंदिर स्वाभाविक रूप से उजाड़ हो गया। हालांकि व्हाइट टाइगर मंदिर के स्वामी के रूप में बाईगी थोड़ा भावुक महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक पूरे युग तक 4 महान गुप्त क्षेत्रों पर प्रभुत्व बनाए रखा था। अब जब वह स्वतंत्र था तो उसे कुछ असहजता महसूस हुई। जब जियान वुशुन पहुंचे तो उन्होंने सीधे आदरणीय बाईगी को देखा। भव्य हॉल में भी यह कुछ हद तक आश्चर्यजनक था। एक समय था जब इस व्यस्त व्यक्ति से मिलना बहुत कठिन था, यदि वे मिले भी तो केवल अवतार के माध्यम से। अब असली रूप भव्य हॉल में बैठा हुआ आराम से शराब पी रहा था। ये कुछ हद तक पिछले लौंगी के समान था। चारों महान गुप्त क्षेत्र एक पिछवाड़े बन गए थे। जब बाईगी ने जियान वुशुन की अत्यधिक शक्तिशाली आभा को महसूस किया तो वह भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अब जबकि स्वर्गीय क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से शांतिपूर्ण था, उसने स्वर्गीय क्षेत्र के भीतर शक्तिशाली प्राणियों की आभा पर ध्यान नहीं दिया था। अब जियान वुशुन को देखकर उसके दिल में एक झटका लगा। ये पता चलने पर कि यह जियान वुशुन था, उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं।
अत्यंत संयमित आचरण और पूरी तरह से मुक्त आभा के साथ जियान वुशुन बहुत शक्तिशाली निकला। जियान वुशुन, क्या तुम दाओ के साथ एकीकृत हो गए हो? बाई ये निश्चित नहीं हो सकी, क्योंकि इस समय वह भी जियान वुशुन को नहीं समझ पा रहा था। टेलीपोर्टेशन सरणी के बाहर खड़े होकर जियान वुशुन ने बाहर की ओर देखा, एक ही नजर में उसे भेद दिया। मुख्य हॉल के ऊपर बाई यी को देखकर उसने हल्की मुस्कान दिखाई। उसके बाद एक झिलमिलाहट के साथ वह व्हाइट टाइगर मंदिर में प्रवेश कर गया। हॉल के अंदर खड़े होकर जियान वुशुन न तो विनम्र रहे और न ही अभिमानी, और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैं अभी तक दाओ के साथ एकीकृत नहीं हुआ हूं। अगर मुझे पता होता कि मंदिर के मास्टर यहाँ हैं, तो मैं पहले ही आ जाता। सिर्फ एक युग के भीतर तुम मेरी स्थिति तक पहुंच गए हो। वास्तव में अजेय दाओ भगवान होने के योग्य। बाई यी ने कुछ भावना के साथ जियान वुशुन को देखा। जब उसने पहली बार जियान वुशुन को देखा था, तो उसे याद आया कि हालांकि वह भी एक दाओ भगवान था, उस समय जियान वुशुन अपनी सबसे ताकतवर अवस्था में केवल टियर 2 सम्राट के बराबर ही था। अब उत्सर्जित आभा उसके अपने मूल स्रोत से केवल थोड़ी कमजोर थी। चारों मंदिर स्वामियों की ताकत अलग अलग थी, लेकिन उनमें से सबसे कमजोर भी एक दिव्य जनरल से अधिक शक्तिशाली था। वे सभी ऐसे प्राणी थे जो क्लेश क्षेत्र के साधक के स्तर से मेल खाने में सक्षम थे। जियान वुशुन अपनी वर्तमान चरम अवस्था में पहले ही सर्वोच्च शिखर की पूर्ण अवस्था तक पहुंच चुका था। सचमुच वह उनसे थोड़ा ही कमजोर था। मंदिर के स्वामी, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मेरी उपलब्धियां सौभाग्य से ज्यादा कुछ नहीं है। जियान वुशुन हमेशा की तरह विनम्र बने रहे। हालांकि बाई यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपकी उपलब्धियां किसी भी तरह से केवल भाग्य नहीं है, यह आपके दुर्जय दाओ हॉट की ताकत है। अपने जटिल रूप से संरचित 7 छिद्रों वाले लिंगलोक हृदय के साथ बाई यी एक नजर में देख सकता था कि जियान वुशुन की मनस्थिति एक राजसी झील की तरह थी, जिसमें कोई लहर नहीं थी। निस्संदेह उनका दाओ हॉट परिपूर्ण था। क्या इस बार आपकी यात्रा मकबरा देवता पर्वत पर जाने के लिए है? बाई यी ने अनिश्चितता से पूछा। जियान वुशुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जवाब दिया, वास्तव में मैं कब्र देवता पर्वत की ओर जा रहा हूं। वैसे मैं पहले कभी वहां नहीं गया हूं। ग्रेव गॉड माउंटेन की दुर्जय प्रकृति के बारे में हमेशा सुनते रहने के कारण यह उनकी पहली यात्रा थी, भले ही उनके पास सुधार करने के लिए बहुत कम बचा था। फिर भी कुछ प्रत्याशा थी। ये प्रत्याशा सम्राट बनने से उपजी थी। एक तरफ वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि सम्राट बनने के बाद वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। दूसरी तरफ ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने रास्तों को मिलाने के बाद वह सम्राट के रूप में ग्रेव गॉड माउंटेन पर होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगा रहा था। दाओ लॉर्ड्स की तरह औसत योग्यता वाले लोग अपने मार्गों को संयोजित करने के बाद आश्चर्यजनक गति से साधना कर सकते हैं। तो अपने रास्ते मिलाने के बाद उसे किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा? जियान वुशुन की प्रतिक्रिया सुनकर बाई यी ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया और कहा, अब देखने का समय आ गया है। वह जगह खेती के लिए सच्ची पवित्र भूमि है। आओ, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए टेलीपोर्टेशन सरणी को सक्रिय करूंगी और तुम्हें सीधे भगवान की कब्र तक पहुंचा दूंगी। बाई यी सीधे खड़ी हुई और जियान वुशुन को टेलीपोर्टेशन सरणी के बाहर ले गई। जियान वुशुन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना विनम्र होगा और उसने टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश करने से पहले जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। ये भी उनकी जबरदस्त ताकत का परिणाम था। यहाँ तक कि कठपुतली बाई यी ने भी उस पर ध्यान दिया। किशेन मंदिर का भविष्य वास्तव में जियान वुशुन पर निर्भर हो सकता है। अब बाहरी दुनिया में अराजकता का शासन था और विश्व विनाश के मंदिर के आगमन ने किशन मंदिर की तुलना में अधिक हंगामा मचा दिया। खजाने के मामले में विश्व विनाश का मंदिर किशन मंदिर से कमजोर नहीं था। अब एक ही युग में भी जियान वुशुन किशन मंदिर के उत्तराधिकारियों के साथ बराबरी से मुकाबला कर सकता था। किशन मंदिर का भविष्य गिरावट के दौर में प्रवेश करने को बाध्य था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किशन मंदिर में उत्तराधिकारियों की संख्या कम हो रही थी। दूसरी ओर विनाश के मंदिर की ताकत बढ़ती जा रही थी। हालांकि जेन लिंग मी शेन की गणनाओं के बारे में चिंतित था और मी शेन भी जेन लिंग की गणनाओं के बारे में समान रूप से चिंतित थी। अब हालांकि किशन मंदिर में कम यान अमर बचे थे, फिर भी वे एक युग के लिए चयन प्रक्रिया को बनाए रख सकते थे। इसकी गति धीमी हो गई तथा ये पहले जैसा भव्य नहीं रहा। सामान्यतः उन्हें कुछ सफलताएं भी मिली। अब कभी कभी वे ऊपरी हाथ भी हासिल कर सकते हैं। भविष्य की यादों से जियान वुशुन को विश्व विनाश के मंदिर के उदय के बारे में भी पता चला। उन्होंने न केवल कुलीन उत्तराधिकारियों को तैयार किया, बल्कि बिना किसी भेदभाव के कुछ साधारण सम्राटों को भी भर्ती किया।
यद्यपि साधारण सम्राटों की शक्ति प्रभावशाली नहीं थी, विश्व विनाश के मंदिर के पास एक अनोखा खजाना था, एक ऐसा खजाना जो मोरो टेम्पोरल नदी के पास भी नहीं था। पवित्र जल। एक साधारण टियर 2 सम्राट के लिए पवित्र जल की एक बूंद ही उनके मूल स्रोत को बदल सकती थी। हालांकि इसकी कीमत अनंत ठहराव की जगह थी, जिसमें प्रगति के लिए कोई जगह नहीं थी। शरीर में भी परिवर्तन होंगे। यह विधि आत्म बलिदान समारोह के समान थी जिससे जियान वुशुन परिचित था। इसे शेनलिंग द्वारा बनाया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ऐसा साधन था जिसके द्वारा फ्रोलासा ने विरासत में मिली यादों से कुछ विधि का अनुसरण करते हुए शरीर को बढ़ाने का एक तरीका तैयार किया था। विश्व विनाश के मंदिर ने आत्म बलिदान समारोह का उपयोग करके बड़ी संख्या में शक्तिशाली व्यक्तियों को तैयार किया। प्रथम श्रेणी के सम्राट का आत्म बलिदान समारोह उन्हें चतुर्थ श्रेणी के सम्राट में बदल सकता है। एक श्रेणी 2 सम्राट श्रेणी 5 सम्राट बन सकता है। मूल ब्रह्मांड में ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों को उत्पन्न करने के लिए ऐसी विधियों की कोई आवश्यकता नहीं थी जो तृतीय श्रेणी के सम्राट बन सके। लौकिक नदी की विशालता में मूल ब्रह्मांड की परवाह किए बिना तृतीय श्रेणी का सम्राट एक दुर्जय व्यक्ति था। कुछ विरासतों के साथ इन श्रेणी 3 सम्राटों की क्षमता विकसित की जा सकती है। केवल कुलीन सम्राटों पर भरोसा करके ही किशन मंदिर के खिलाफ लगातार संघर्ष किया जा सकता था। इसलिए जो सम्राट बलिदान अनुष्ठान में शामिल हुए वे सबसे कमजोर थे, स्वयं को ऊपर उठाने में असमर्थ थे और केवल पवित्र जल का सेवन करने का विकल्प ही चुन सकते थे। लेकिन यह उनका स्वैच्छिक निर्णय था। सत्ता के सम्मुख वे बिना किसी दबाव या धमकी के इसके लिए अत्यधिक तरसते थे। दुर्भाग्यवश जियान वुशुन बाहर नहीं जा सका। यदि मी शेंग ने उसे निशाना नहीं बनाया होता तो वह बाहर निकलकर अस्थायी नदी में दुर्जय विरोधियों का सामना करना पसंद करता। वर्तमान अस्थायी नदी अतीत से भिन्न थी। अनेक सर्वोच्च शिखर उभर आए थे। इसके अलावा विश्व विनाश के मंदिर के भीतर कई परम सम्राट भी थे। स्विश। जिस क्षण टेलीपोर्टेशन सरणी सक्रिय हुई, जियान वुशुन तुरंत भगवान की कब्र के गुप्त क्षेत्र में उतर गया। विशाल, धुंधला और मौन की भावना ने जियान वुशुन को ऐसा महसूस कराया कि जैसे वह किसी आदिम युग से पीछे छूटे महाद्वीप में प्रवेश कर गया हो। शायद ये वास्तव में बर्बरता के मोरो स्पेसिटाइम से पीछे छूट गया एक महाद्वीप था। एक कदम के साथ जियान वुशुन को अपने शरीर में एक परिचित सनसनी महसूस हुई। उस आभा को जियान वुशुन ने मोरो स्पेसिटाइम में महसूस किया था। यह उच्चतर स्वर्ग युग से शक्ति होनी चाहिए। इससे ये संकेत मिलता है कि ईश्वर की कब्र के भीतर उच्च स्वर्ग से खजाने मौजूद थे। जियान वुशुन को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। किशन को अर्धआठ क्लेश क्षेत्र का शक्तिशाली केंद्र बनने के लिए उच्च स्वर्ग से खजाने प्राप्त करने होंगे, अन्यथा वे मी शेंग को दृढ़ता से दबाने में सक्षम नहीं होते। उन्होंने अपने पतन से ठीक पहले मी शेंग के साथ सहयोग करना चुना था। लगातार टेलीपोर्ट होते हुए जियान वुशुन के दिमाग में भी अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। जल्द ही अरबों मील दूर उसे ऊंचा ईश्वर का मकबरा पर्वत दिखाई दिया। सर्पिलाकार पर्वत पर एक विशाल समुद्र या यूं कहें कि एक नदी थी। वहां ऊंचे ऊंचे विशालकाय वृक्षों का जंगल भी था। वे ईश्वर के मकबरे पर्वत पर एक दूसरे से लिपट गए और एक पर्वत में दुनिया के सभी दृश्य समाहित हो गए। सचमुच जादुई। जियान वुशुन की आभा एकत्रित होने लगी, शक्तिशाली आभा ब्लैक होल में प्रवेश करने लगी और फिर वह एक साधारण सम्राट की तरह शांत अवस्था में लौट आया। स्विश। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो जियान वुशुन पहले से ही एक विशाल युद्धपोत पर था। जहाज के अगले हिस्से के ऊपर अभी भी वर्मिलियन बड मंदिर का भव्य झंडा लटका हुआ था। जियान वुशुन। लाल युद्ध कवच पहने एक महिला ने देख पर एक शक्तिशाली आकृति को अचानक देखकर कहा। उसका नाम सुनकर जियान वुशुन ने मुड़कर देखा और एक परिचित चेहरा पहचानकर मंद मंद मुस्कुराया। झू क्यूई। इस विशाल जहाज को वर्मिलियन बड मंदिर के चयनित उत्तराधिकारियों के लिए नामित किया गया था। केवल इस युद्धपोत पर सवार होकर ही वे अंतरिक्ष समय को पार कर सकते थे और कब्र देवता पर्वत में प्रवेश कर सकते थे। ग्रेव गॉड पर्वत के निकट होने के बावजूद जियान वुशुन जैसा कोई भी व्यक्ति सीधे वहां नहीं उड़ सकता था। केवल संबंधित खजाने पर सवार होकर ही कोई व्यक्ति कब्र देवता पर्वत में प्रवेश कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कब्र देवता पर्वत और भगवान की कब्र का स्पेसिटाइम संरेखित नहीं था। वे केवल नंगी आंखों से ही एक साथ दिखाई देते थे। जियान वुशुन भाग्यशाली था कि उसे हाल ही में चुने गए उत्तराधिकारियों को लेकर ग्रेव गॉड पर्वत की ओर जा रहे एक युद्धपोत का सामना करना पड़ा। आश्चर्य की बात यह है कि इस युद्धपोत की कमान संभालने वाला परिचित व्यक्ति झुकवी था। ये झुकवी ही था जिसने एक बार उसे दानव ध्वनि पर्वत तक पहुंचाया था। ऐसा लग रहा था कि उसके और शान जून के बीच अभी भी कुछ अनसुलझा रिश्ता था।
क्या संयोग है, दूत झुक्युई। जियान वुशुन मंद मंद मुस्कुराए। पलक झपकते ही वह झुक्युई से बहुत आगे निकल गया। चारों मंदिरों के वे दूत चारों मंदिरों के गुरुओं को परिष्कृत करने के बाद बची हुई साधारण कठपुतलियों से अधिक कुछ नहीं थे। यद्यपि उनके पास 7 छिद्र लिंगलोक हृदय थे, फिर भी उनकी युद्ध शक्ति बहुत कम थी, जो केवल 5वें स्तर के सम्राट के स्तर की थी। अब जियान वुशुंग आसानी से एक मामूली हमले से उन्हें फाड़ सकता था। तुम यहाँ कैसे आए? झुक्युई खड़ा हुआ और सीधे जियान वुशुंग के पास गया, उससे सवाल करते हुए। जैसे ही वह पास आई, जियान वुशुंग उसके चेहरे पर सम्मित दरारें स्पष्ट रूप से देख सकता था, और वह शानजून के स्वाद से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि चूंकि उसने पूछा था, इसलिए उसने ईमानदारी से जवाब दिया। ये सुनकर कि जियान वुशुंग भी कब्र देवता पर्वत की ओर जा रहा था, झुक्युई को आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उसने शानजून की स्थिति के बारे में पूछताछ की। जब ये शब्द उसके मुंह से निकले तो उसे थोड़ा अफसोस हुआ। उसे लगा कि जियान वुशुंग की आभा बहुत कमजोर थी, सिर्फ एक साधारण सम्राट के स्तर की। पूछना उसे बिल्कुल न पूछने के बराबर लगा। आखिरकार वह हमेशा मूल क्षेत्र के वर्मिलियन बड मंदिर में रही थी, और जियान वुशुंग के बारे में उसका ज्ञान सीमित था। उसने केवल इतना सुना था कि वह एक अजेय दाव भगवान था। डेक पर हजारों इनहेरिटर्स ने अचानक एक अजनबी को देखा। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह वर्मिलियन बड मंदिर के दूत से परिचित था। वे सभी उत्सुक थे। इन युवाओं में दाओ लॉर्ड्स और ग्रैंड यान इमॉर्टल्स शामिल थे। वर्तमान स्थिति के बारे में जिज्ञासा ने उन्हें उधर देखने के लिए प्रेरित किया। जब उन्होंने जियान वुशुंग का नाम सुना तो वे क्षण भर के लिए दंग रह गए। तभी किसी ने कहा, अजय दाव भगवान जियान वुशुंग। भले ही वे काले कछुए के मंदिर की भव्य दुनिया में परीक्षणों से गुजरे थे, उनके कुछ पूर्ववर्तियों ने बहुत पहले ही किशन मंदिर में प्रवेश कर लिया था और सम्मानजनक पदों पर आसीन थे। अतीत में वे शायद काले कछुए के मंदिर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे। हालांकि विश्व विनाश मंदिर के उद्भव के साथ काले कछुआ मंदिर ने अपनी सामान्य प्रथा को बदल दिया। इसने न केवल एजियोर ड्रैगन मंदिर की विजय में सहायता के लिए कई कठपुतलियों को प्रदान किया, बल्कि इसने इनमें से कई कठपुतलियों को उत्कृष्ट प्रतिभाओं की श्रेणी में भी शामिल किया। इन व्यक्तियों में वे लोग भी थे जिन्होंने जियान वुशुंग की भव्यता देखी थी। उन्होंने अपने कनिष्ठों को ये संदेश दिया कि भविष्य में ग्रेव गॉड माउंटेन में प्रवेश करते समय उन्हें जियान वुशुंग को पार करने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। जब तक वे अपने दाव विलय के बाद जियान वुशुंग द्वारा प्राप्त क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, ये पर्याप्त होगा। जियान वुशुंग के पास सर्वोच्च शिखर शक्ति थी। अगर ये सभी युवा भविष्य में सर्वोच्च शिखर व्यक्तित्व बन सकें, तो यह वास्तव में सराहनीय होगा। क्लेश क्षेत्र की कठिनाई बहुत बड़ी थी। यह एक पूरा युग था, और किशन मंदिर द्वारा डाले गए अनगिनत संसाधनों के बावजूद एक भी क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं उभरा था। इसमें शामिल कठिनाई के स्तर की कल्पना करना आसान था, इसलिए अब तक सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना ही शिखर माना जाता था। बाहरी दुनिया भी इससे भिन्न नहीं थी। सर्वोच्च शिखर सुपर मजबूत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था, जो शायद ही कभी गिरते थे। विश्व विनाश के मंदिर में सर्वोच्च शिखर विशेषज्ञ बहुत कम थे, और लंबे संघर्ष के दौरान उन्होंने अभी तक सर्वोच्च शिखर वाले व्यक्ति का पतन नहीं देखा था। सबसे अधिक हताहत दाओ लॉर्ड्स और साधारण सम्राटों में हुए थे। ब्रह्मांड में प्रत्येक विजय नीचे से शुरू हुई, जो धीरे धीरे सुपर सम्राटों के बीच लड़ाई तक पहुंच गई। एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय विजय में जब एक स्तर 6 का सम्राट युद्ध में भाग लेता था, तो इसे एक बड़ी घटना माना जाता था, जिससे किशन मंदिर के भीतर भी चर्चाएं होती थीं। सर्वोच्च शिखर का तो जिक्र ही नहीं। इसलिए एक लंबे समय तक सर्वोच्च शिखर लौकिक नदी के ऊपर ही खड़ा रहेगा, जब तक कि क्लेश क्षेत्र से बड़ी संख्या में दुर्जय प्राणी प्रकट न हो जाएं। लेकिन फिलहाल ऐसा होना असंभव लग रहा है। विश्व विनाश के मंदिर के उतरते ही मीशेन कभी प्रकट नहीं हुई। जेन लिंग की तरह विश्व विनाश के मंदिर के संचालन को बनाए रखने के लिए किसी को भी असंख्य रूपों को अपनाना पड़ता है। अब इस समय जियान वुशुंग पर विचार करें। झुक्युई की पूछताछ सुनकर उसके चेहरे पर कंपन दौड़ गई और एक पल के लिए उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी वर्तमान ताकत ने उसे शानजून को वापस लाने में सक्षम बनाया, जिसे मूल रूप से दूसरी जेल में दबा दिया गया था। हालांकि शानजून अब नहीं रहा, उसे मीशेंग ने ले लिया था। मैं शानजून से संबंधित मामले के लिए माफी मांगता हूँ। जियान वुशुंग ने माफी मांगते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। यदि ये थोड़ा पहले हुआ होता तो शायद वह सफल हो जाता। फिर भी यदि वह सफल भी हो जाता तो भी वह मीशेन को किसी को ले जाने से नहीं रोक सकता था।
वह केवल तब तक इंतजार कर सकता था जब तक वह दांव मर्ज पूरा नहीं कर लेता और फिर कोई समाधान नहीं ढूंढ लेता। अब उसने सचमुच काफी कर्म संचित कर लिया था। यद्यपि हत्या और विपत्ति के कर्म के बिना वह परिणामों से मुक्त था, फिर भी उसे चुकाना आवश्यक था। झू कुई की आंखें चमक उठी और उसने अपने अंदर का दुख दबा लिया। उसने अपना सिर हिलाया, शांत होने का नाटक करते हुए, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम शायद अभी तक दाव के साथ विलीन नहीं हुए हो। जियान वुशुन की असहजता को भांपते हुए झू कुई ने तुरंत विषय बदल दिया। वह जानती थी कि शान जून जियान वुशुन को महत्व देता था, इसलिए उसके मन में भी उसके प्रति अनुकूल धारणा थी। ये देखकर जियान वुशुन और भी असहज महसूस करने लगा। उसे लगा कि वह वाकई बहुत बेकार है। लेकिन ये सच था, वह किसी की रक्षा नहीं कर सका। इस बार कब्र देवता पर्वत की ओर जाना दाव के साथ विलय की तैयारी है। जियान वुशुन ने शांति से कहा। झू क्यू ने सिर हिलाकर हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी ताकत के साथ दाव को मिलाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा दाव हॉट अब असाधारण रूप से मजबूत है। तुम निश्चित रूप से सफल होगे। उन लोगों को निराश मत करो जो वापस नहीं आ सकते। जियान वुशुन की आंखों में भी आंसू आ गए। हाँ, वह उन लोगों को निराश नहीं कर सकते थे जो वापस नहीं आ सके। जिन लोगों ने कभी उसकी मदद की थी, वे सभी उसके अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनने की आशा करते थे, और वह उन्हें निराश नहीं कर सकता था। मैं करूंगा, जियान वुशुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। झू क्यू की आंखों में चमक थी। उसकी अपनी ताकत भगवान शान जून को बचाने के लिए बहुत कमजोर थी, इसलिए वह केवल जियान वुशुन पर ही अपनी उम्मीदें टिका सकती थी। ये शब्द कहने के बाद बिना कुछ कहे वह डेक से चली गई। उसने जियान वुशुन को ये भी बताया कि समय को पार करने और कब्र देवता पर्वत तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। बस 1 घंटा। जियान वुशुन स्वाभाविक रूप से जल्दी में नहीं था, डेक के धनुष पर खड़ा था, मैला शून्य को घूर रहा था। इस बीच मूल स्रोत के भीतर उसका शरीर अपनी निरंतर साधना जारी रखता था। हालांकि अब उन्होंने सभी पहलुओं में पूर्णता प्राप्त कर ली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे अभ्यास करना बंद कर सकते थे। उन्होंने एक क्षण के लिए भी दाव मर्ज के अपने गहन अध्ययन को रोकने का साहस नहीं किया। भविष्य में असफलताओं ने गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। असफलता कोई विकल्प नहीं था। जब वह चुपचाप साधना कर रहा था तो कई उत्तराधिकारी जो अभी तक कब्र देवता पर्वत पर नहीं गए थे, उसके चारों ओर एकत्र हो गए। हालांकि उन सभी को लगा कि जियान वुशुन की आभा असाधारण थी। भले ही उसने इसे कुछ हद तक नियंत्रित किया था, फिर भी सम्राट की उपस्थिति का एक निशान अभी भी था। दाव लॉर्ड्स जो सम्राट को टक्कर दे सकते थे, उनकी नज़र में वास्तव में दुर्जेय थे। वर्तमान परीक्षण प्रतिभागियों ने पहले काले कछुआ मंदिर में साधना की थी, जिससे उनमें अच्छी ताकत थी। उनमें से कई परम दाव लॉर्ड थे जो पहले से ही टियर 2 सम्राट की ताकत से मेल खा सकते थे। जियान वुशुन की अजेय दाव भगवान की उपाधि ने स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि को आकर्षित किया। हालांकि वे जानते थे कि उनमें कोई मेल न होने की संभावना बहुत अधिक थी, फिर भी वे ये देखना चाहते थे कि अजेय दाव भगवान वास्तव में कितने दुर्जेय थे, इस हद तक कि उनके पूर्वजों ने पथों के संयोजन के बाद जियान वुशुन दाव भगवान की ताकत तक पहुंचने का दावा किया था। आप जियान वुशुन हैं? एक तीखी महिला की आवाज गूंजी। जियान वुशुन धीरे से मुड़ा, उसके लंबे बाल उसके साइड प्रोफाइल को छिपा रहे थे। कुछ युवाओं को देखकर जियान वुशुन ने उदासीनता से जवाब दिया, क्या बात है? बोलने वाली महिला आगे बढ़ी, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने कहा, जी परिवार राजवंश की जूनियर जी वुशुन वरिष्ठ से मार्गदर्शन लेना चाहती है। जी परिवार राजवंश। जियान वुशुन ने भौहें उठाई और पूछा, जी चाओयांग के साथ आपका क्या रिश्ता है? जी वुशुन का चेहरा चमक उठा, उसने जल्दी से जवाब दिया, वह मेरे चाचा हैं। आपका जी परिवार 2 परम दाव विशेषज्ञों को पैदा कर सकता है, ये वास्तव में सौभाग्य है। जियान वुशुन ने प्रशंसा की। जी चाओयांग संभवतः पहले से ही 6ठे स्तर का सम्राट था और सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना उसके लिए कठिन नहीं था। अब एक और भतीजी प्रकट हुई, जो पहले से ही एक परम दाव भगवान है, जो एक साधारण श्रेणी 2 सम्राट की ताकत के बराबर है। भविष्य में उसकी उपलब्धियां उसके चाचा से कम नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा उनके नाम कुछ हद तक समान थे और दूसरा पक्ष काफी युवा था, यहाँ तक कि पूरा युग भी नहीं, जो जी वुशुन नाम का जानबूझकर चयन दर्शाता है। जी वुशुन, कितना बढ़िया नाम है। जियान वुशुन की प्रशंसा सुनकर जी वुशुन ने भी गर्व का भाव प्रदर्शित किया। किशन मंदिर के उद्भव से पहले जी परिवार राजवंश की देखरेख पहले से ही एक श्रेणी 4 सम्राट कर रहा था,
और एक पूर्वज एक श्रेणी 5 सम्राट भी था जो स्पेस टाइम की नदी में भटक रहा था। अब जी परिवार ने न केवल जी चाओयांग एक अंतिम श्रेणी 6 सम्राट बल्कि 2 साधारण श्रेणी 6 सम्राट और दर्जनों श्रेणी 5 सम्राट भी पैदा किए। यदि यह अतीत में होता तो वे एक निश्चित ब्रह्मांड पर हावी हो सकते थे। हालांकि वर्तमान में विभिन्न पारिवारिक ताकतें विस्फोटक दौर में हैं, जिससे ये कम स्पष्ट हो गया है। आदि ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में जियान वुशुंग ने शीर्ष 10 महाशक्तियों में अपना स्थान बनाया। जी परिवार की गौरवशाली बेटी जी वुशुंग को स्वाभाविक रूप से अत्यधिक गर्व की अनुभूति हुई। मैं और तुम्हारे शाही चाचा पुराने दोस्त माने जा सकते हैं। चूंकि तुम युवा पीढ़ी ने अपनी बात कह दी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। जियान वुशुंग ने मुस्कुराते हुए पलटकर देखा। साधना के समय की कमी न होने के कारण ये युवा उसे उत्कट निगाहों से घूर रहे थे। उसे कैसे पता नहीं था। उसने उनका उत्साह कम करने के लिए कुछ शक्ति दिखाने का फैसला किया। ये सुनकर जी वुशुंग बेहद उत्साहित हो गई और उसने अपनी पूरी आभा छोड़ दी, जिससे हवा में लहरें पैदा हो गईं। सावधान रहो अंकल मास्टर वुशुंग, मेरी चाल की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जी वुशुंग रिश्ते बनाने में माहिर था और उसने तुरंत उनके बीच भतीजी चाचा का रिश्ता स्थापित कर दिया। जियान वुशुंग को कोई आपत्ति नहीं थी, पदानुक्रम को देखते हुए उसे अंकल मास्टर कहना ही उचित था। हालांकि उनकी वर्तमान ताकत को देखते हुए अगर वह जी परिवार से मिलने जाएं, तो उन्हें भाई के रूप में संबोधित करना भी उस कुलपिता के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे पास आओ। जियान वुशुंग की आभा अपरिवर्तित रही, केवल एक उंगली उठाए। एक क्षण में ही उसकी उंगली पर आभा छा गई। सभी दर्शक उस उंगली से निकल रही असीम शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि काले रंग के कपड़े पहने एक रहस्यमयी व्यक्ति, चेहरा ढके हुए, युद्ध के मैदान के शीर्ष पर खड़ा था, हाथों को क्रॉस करके नीचे की हर चीज को देख रहा था। जब उसने जियान वुशुंग की उंगली से आभा को फूटते देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था। वह शक्ति वास्तव में मेरी शक्ति से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति, जिसे एक्सट्रीम शैडो के नाम से जाना जाता है, परीक्षण प्रतिभागियों में सबसे शक्तिशाली दाव भगवान था। सतह पर वह श्रेणी 2 के शिखर सम्राट से मुकाबला कर सकता था, लेकिन उसकी असली ताकत श्रेणी 3 के शिखर सम्राट से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। हालांकि इन चुनौती देने वालों में से कोई भी उसे अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। उसे अपनी क्षमताओं पर बहुत भरोसा था। ब्लैक टॉर्टोइस मंदिर में वह प्रथम था और अब कब्र देवता पर्वत की ओर जाने वाले दाव भगवान के रूप में वह अभी भी खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता था, यह विश्वास करते हुए कि कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। तीसरे स्तर के शिखर सम्राट के समान उनका वर्तमान परम दाव केवल 8वें स्तर तक ही पहुंचा था। इसमें अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश थी। भविष्य में चौथे या यहां तक कि 5वें स्तर के सम्राट तक पहुंचना कोई समस्या नहीं थी। उसने हमेशा सुना था कि ग्रेव गॉड माउंटेन में परम दाव लॉर्ड्स कितने शक्तिशाली थे और उसके भीतर लड़ने की भावना पहले से ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस बार अप्रत्याशित रूप से उनका सामना जियान वुशुंग से हुआ, जो अजय दाव भगवान के रूप में प्रसिद्ध थे। शुरू में वह एक कदम उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन जी परिवार के शिष्यों ने पहल की। वह घुमक्कड़ साधकों की पृष्ठभूमि से आए थे और उन्होंने हमेशा कुलीन परिवारों के शिष्यों को नीची दृष्टि से देखा था। उनका मानना था कि वे संसाधनों की बर्बादी कर रहे हैं। छोटी उम्र से ही उनके पास अनगिनत संसाधन थे, फिर भी वे घुमक्कड़ साधक जितने अच्छे नहीं थे। वास्तव में ये संसाधनों की बर्बादी थी। हालांकि ये जन्म का मामला था और वह दूसरों को दोष नहीं दे सकते थे। डेक पर जियान वुशुंग की शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए जी वुशुंग को कोई डर नहीं लगा और उसने पहल कर दी। बर्फ का पाला। एक ठंडी हवा चली और अनगिनत बर्फ की पत्तियों ने तुरंत जियान वुशुंग को घेर लिया। जियान वुशुंग ने चारों ओर नजर घुमाए और कुछ हद तक दिलचस्पी दिखाए। इतना खराब भी नहीं। अनगिनत बर्फ के ब्लेड लगातार हमला कर रहे थे और उनमें से प्रत्येक एक सम्राट को मार सकता था। यह अद्वितीय कौशल उत्कृष्ट था, संभवतः एक चरम तकनीक। जी वुशुंग का अंतिम दांव बर्फ का दांव था। जब उन्होंने इसे प्रदर्शित किया तो उनका पूरा व्यक्तित्व बर्फ की तरह ठंडा हो गया, भावशून्य अभिव्यक्ति के साथ। फिर भी उनकी आंखों में ठंडक का आभास था। बर्फ डोमेन। यह महसूस करते हुए कि जियान वुशुंग बर्फ के ब्लेडों से पूरी तरह से बच सकता है और उनसे भी तेज है, जी वुशुंग ने सीधे अपनी सबसे मजबूत तकनीक आइस डोमेन का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र में आसपास का स्थान बर्फ की परत से ढका हुआ था। जियान वुशुंग की गति वास्तव में धीमी हो गई। बर्फ का क्षेत्र गति को दबाने में विशेष रूप से प्रभावी था।
अपने दिल में जी वुशुंग ने खुशी की लहर महसूस की और एक बार फिर जियान वुशुंग के खिलाफ बर्फ की ब्लेडों की घेराबंदी शुरू कर दी। ये देख रहे इनहेरिटर्स ने भी प्रसन्नता व्यक्त की। वह जीतने वाली है। जियान वुशुंग की गति धीमी हो गई है और कोई भी बर्फ के ब्लेड का सामना नहीं कर सकता। भले ही वे ब्लॉक करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन वे बुरी तरह घायल हो जाएंगे। अजय दाव भगवान का खिताब नीचे ले जाया जा सकता है। जी वुशुंग की प्रशंसा करने वाले परिवारों के कुछ वंशजों ने उनकी जय जयकार की। हालांकि कुछ परम दाव लॉर्ड्स ने महसूस किया कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। क्योंकि जियान वुशुंग लगातार बच रहा था और उसने बर्फ के ब्लेडों का सीधे सामना नहीं किया था, तो संभवतः ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह डर गया था। इस बार बर्फ की चट्टानों का सामना करते हुए जियान वुशुंग ने अब और नहीं चकमा दिया। वास्तव में ये डोमेन उसकी गति को दबा सकता था, लेकिन जब तक वह थोड़ी सी आभा-लीक करता रहेगा, वह तुरंत डोमेन को तोड़ सकता था। बस बात यह है कि युवा पीढ़ी के साथ व्यवहार करते समय इतना गंभीर होने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही बर्फ के टुकड़े उसके पास आए, उसने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे उन पर उंगली उठाई, जिससे वह बर्फ के टुकड़ों से टकरा गया। जब बहुत से लोगों ने सोचा कि जियान वुशुंग मुश्किल में है, तो उन्होंने पाया कि जब बर्फ की पत्तियां जियान वुशुंग की उंगलियों को छूती हैं, तो वे एक दूसरे में विलीन होने लगती हैं। ये परम दाव की बर्फ की ब्लेड थी और जियान वुशुंग ने वास्तव में उन्हें इस तरह से खोला। जी वुशुंग भी हैरान रह गया और उसने हमला करने के लिए जल्दी से और अधिक बर्फ की धारें जुटा ली। हालांकि जियान वुशुंग स्थिर रहा, उसकी उंगली की तकनीक आश्चर्यजनक थी। बस एक पल में उसने सभी बर्फ के ब्लेड खोल दिए। अंत में जियान वुशुंग ने अपनी उंगली से बर्फ के क्षेत्र में अंतरिक्ष को भेदते हुए एक शिखर का चिन्ह बनाया। इस बिंदु को केंद्र मानकर इसने तुरंत ही आसपास के सभी स्थानों को पार कर लिया तथा बर्फ के क्षेत्र की शक्ति को शिखर द्वारा निर्मित एक छोटे से ब्लैक होल में लगातार निगलता रहा। केबिन के अंदर झू क्यू ने इस समय अपनी आंखें खोली। शुरू में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसे लगा कि यह सिर्फ जूनियर्स के बीच का झगड़ा है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियान वुशुंग ब्लैक होल की शक्ति का इस हद तक उपयोग कर सकेगा। यह पुनर्तः स्थानिक ब्लैक होल था और ऐसा प्रतीत होता था कि इसे काफी समय पहले तोड़ दिया गया था। स्थानिक ब्लैक होल पर नियंत्रण पाने के लिए इनहेरिटर्स के बीच टियर 6 सम्राट तक पहुंचना आवश्यक था। ऐसा लग रहा था कि अजय दाव भगवान की उपाधि केवल खाली शब्द नहीं थी, बल्कि यह उनकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली थी। देख पर इन उत्तराधिकारियों को यह नहीं पता था कि जियान वुशुंग ने किस विधि का उपयोग किया था, लेकिन जियान वुशुंग को आसानी से जी वुशुंग की अंतिम तकनीक को तोड़ते हुए देखकर वे उसे आश्चर्य से देखने से खुद को रोक नहीं सके। उसने इसे ऐसे ही तोड़ दिया। यह अंतिम डोमेन है जो टियर 2 सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के डोमेन को दबा सकता है, किसी ने कहा। देख पर खड़े होकर छाया भी बहुत हैरान थी। भले ही वह इस डोमेन को तोड़ना चाहता था, उसे कुछ साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। अप्रत्याशित रूप से जियान वुशुंग ने इसे इतनी आसानी से हासिल कर लिया। इससे उसके हृदय में दृढ़ निश्चय और अधिक दृढ़ हो गया। जी वुशुंग हवा में तैरते हुए अपनी सांस को रोके हुए थी। डेक पर उतरने के बाद उसके चेहरे पर हार का कोई भाव नहीं था। इसके बजाय एक खुशी का भाव था। जियान वुशुंग के पास जाते हुए उसने गर्मजोशी से कहा, वरिष्ठ भाई वुशुंग, मैं हार गई हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ भाई की ताकत इतनी शक्तिशाली होगी। आपने सिर्फ एक उंगली से मेरे क्षेत्र को आसानी से तोड़ दिया। जी वुशुंग, याद रखो, किसी क्षेत्र की नींव तुम्हारा परम दाव नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष की तुम्हारी समझ है। तुम्हारा स्थानिक क्षेत्र जितना मजबूत होगा, तुम्हारा क्षेत्र उतना ही शक्तिशाली होगा। जियान वुशुंग को उसका चरित्र पसंद आया और उसने उसे उसकी साधना में कुछ विचलनों की याद दिलाई। भले ही वह उसे याद न दिलाए, लेकिन कब्र देवता पर्वत पर जाने के बाद कोई न कोई उसका मार्गदर्शन करेगा। जी वुशुंग ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। बाद में वह जियान वुशुंग से परिचित हुई और मूल क्षेत्र में अपने अनुभवों के बारे में बात की। उसने जियान वुशुंग को अपने दोस्तों से मिलवाया, जिनमें से कई के पूर्वज जियान वुशुंग से संबंधित थे। उदाहरण के लिए वान्यान के वंशज और जेन वयांग के नवस्वीकृत शिष्य। जेन वयांग का शिष्य भी महानसी क्षेत्र से था, लेकिन उसकी उम्र एक युग से अधिक नहीं थी, इसलिए जियान वुशुंग स्वाभाविक रूप से उसे नहीं जानता था। हालांकि उन्हें साथी नगरवासी माना जा सकता है, क्योंकि दोनों ही ग्रेट सी क्षेत्र से आए थे। हालांकि वह असंख्य दाव के मार्ग पर चलने वाला एक दाव भगवान था, लेकिन उसकी ताकत उन परम दाव भगवानों से कम नहीं थी। जब उसका परिचय कराया गया, तो जियान वुशुंग ने उस युवा साथी की ओर सिर हिलाया। इससे वह युवक बहुत उत्साहित हो गया। महान सी क्षेत्र के 2 गौरव।
एक का नाम जेन वयांग था और दूसरे का नाम जियान वुशुन था। हालांकि जियान वुशुन कभी नहीं गया था, लेकिन बाहरी दुनिया में उसके बारे में कई अफवाहें थीं। एक युग पहले एक अद्वितीय दाव भगवान, अब उसकी शक्ति अथाह थी। ऐसा महान व्यक्तित्व न केवल अब प्रकट हुआ, बल्कि दूसरों को भी उसे याद रखने का मौका मिला। यह एक बड़ा सम्मान था। जियान वुशुन में कोई अहंकार नहीं था और कुछ वृद्ध लोगों के विपरीत, जो वरिष्ठता पर जोर देते थे, उसने इन कनिष्ठों के साथ सहजता से बातचीत की। वह सिर्फ एक दाव भगवान थे। उनके लिए अगर उनके पूर्वजों के साथ कुछ संबंध थे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें सहकर्मी माना जाता था या नहीं। एक परिपूर्ण दाव हृदय प्राप्त करने के बाद जियान वुशुन के पास कोई विचलित करने वाला विचार नहीं था, केवल निरंतर शक्ति की खोज थी। उसे प्रतिष्ठा की जरा भी परवाह नहीं थी। वाह, एक व्यक्ति आकाश से उतरा जिसने सीधे भीड़ को तितर-बितर कर दिया। जियान वुशुन के पास मौजूद कई शक्तिशाली दाव लॉर्ड्स को उस व्यक्ति ने खींच लिया। वे दाव लॉर्ड अप्रत्याशित रूप से प्रतिरोध करने में शक्तिहीन थे। प्रतिद्वंद्वी की ताकत स्पष्ट रूप से सभी से बड़े अंतर से अधिक थी। अजय दाव भगवान नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि जी यंग था, जिसे चरम छाया के रूप में जाना जाता है। उसने उदासीनता से कहा, इस उपाधि को किसी और अधिक उपयुक्त व्यक्ति को लौटाने के बारे में क्या ख्याल है? जियान वुशुन ने हल्की मुस्कान बिखेरी और शांति से कहा, अगर आप इसे चाहते हैं तो ले लें। नहीं, कोई गवाह तो होना ही चाहिए। जी यंग ने चारों ओर देखा और कहा, उदाहरण के लिए, उनके सामने तुम्हें हराना। आपको इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही दांव में विलीन हो जाऊंगा। जियान वुशुन शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहा और बोला, उस समय यह उपाधि किसी अधिक उपयुक्त व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। जी यंग का स्वर ठंडा हो गया और उसने सख्ती से कहा, क्या होगा अगर मैं इसे अभी लेने पर जोर दूं? तो फिर आओ और इसे ले लो। जियान वुशुन ने एक ही नज़र में प्रतिद्वंद्वी के इरादों को समझ लिया और उनकी ताकत को पहचान लिया, जो तीसरे दर्जे के सम्राट के बराबर थी। उत्तराधिकारियों के पहले बैच में केवल अल्टीमेट लाइट दाव विशेषज्ञ ही इस स्तर तक पहुंच सकता था। ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी सचमुच बहुत शक्तिशाली था। ये कहते ही जी यंग ने कदम उठा लिया। मैं असंख्य हूं। एक उग्र चीख गूंजी। आसपास के लोग तुरंत पीछे हट गए। जी वुशुन का चेहरा अचानक बदल गया, जल्दी से चेतावनी देते हुए, वरिष्ठ, सावधान रहें। ये व्यक्ति परम छाया दाव का अभ्यास करता है, जो अनगिनत रूपों को प्रकट करने में सक्षम है, और प्रत्येक छाया क्लोन मूल के समान शक्तिशाली है। छाया दाव पहले से ही विशेष था, परम छाया दाव की तो बात ही छोड़िए। ये चाल माइरिड मी कुछ हद तक वान्यान की माइरिड शैडोज तकनीक के समान थी। प्रत्येक छाया क्लोन में शीर्ष स्तर की टियर 3 सम्राट की युद्ध शक्ति थी, जो टियर 4 सम्राट से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। शुरुआत से ही जी यंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये जी यंग का पूर्ण विस्फोट था। इससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि परीक्षण में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति ने ऐसा किया होगा। हालांकि जियान वुशुन अविचलित रहा। असंख्य में, या सीधे शब्दों में कहें तो वान्यंत का डाउनग्रेडेड संस्करण। इस कदम से उसे कोई खतरा नहीं था। अंतरिक्ष के माध्यम से वह प्रतिद्वंद्वी के वास्तविक शरीर का पता लगा सकता था। हालांकि उसके असली शरीर पर सीधे हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये कुछ ज्यादा ही बदमाशी होगी। चूंकि वह छाया दाव का एक दुर्जय अभ्यासी था, इसलिए उसका भौतिक शरीर आसानी से हजारों या बल्कि लाखों में विभाजित हो सकता था। स्विश स्विश, जियान वुशुन ने बस सांस छोड़ी और अनगिनत अवतारों ने तुरंत हजारों जी यंग क्लोनों को घेर लिया। ये कैसे संभव है? जी यंग ने आश्चर्य प्रकट किया। नीचे खड़ी जी वुशुन भी हैरान थी। उसने अपने चाचा जी चाओयांग से सुना था कि जियान वुशुन का मूल मार्ग तलवार का अंतिम दाव था। जियान वुशुन की पीठ के पीछे मौजूद बेहद शक्तिशाली दिव्य तलवार को देखकर यह स्पष्ट था कि वह परम तलवार दाव के प्रति समर्पित था। तो वह छाया के दाव की भी साधना क्यों करेगा? जल्द ही सभी को कुछ असामान्य बात नजर आई। जी यंग के मायरिडमी क्लोन वास्तविक छाया अवतार थे। हालांकि जियान वुशुन अलग था। उसके प्रत्येक अवतार के पास एक भौतिक शरीर और एक मूल स्रोत था, जिसकी जीवन शक्ति उसके मुख्य शरीर से कमजोर नहीं थी। उनके लिए ये असंख्य जियान वुशुन उनके मुख्य शरीर से अलग नहीं थे। जियान वुशुन का मुख्य शरीर अपनी जगह पर खड़ा था। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर आसमान में जी यंग क्लोन को देखा। उसने सीधे अपने असली शरीर से कहा, क्या तुम अभी भी आगे बढ़ना चाहते हो? इस वाक्य ने जी यंग को चौंका दिया। क्या तुम मेरे असली शरीर का स्थान जानते हो? जी यंग ने आश्चर्य से जियान वुशुन को देखा। उसकी पुतलियां पूरी तरह फैल गईं।
वह जियान वुशुन के अवतारों से आश्चर्यचकित था, लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्यचकित वह ये देखकर था कि जियान वुशुन उसके असली शरीर को देख सकता था। उसका स्थानिक क्षेत्र पहले ही तारे के स्तर पर पहुंच चुका था, जो अंतरिक्ष में छिपा हुआ था और उसकी छाया क्लोन के साथ घुल मिल गया था। जब तक कोई टीएच-6 सम्राट न हो, उसके असली शरीर का पता लगाना असंभव था। क्या ये हो सकता है कि वह टीएच-6 सम्राट है? जी यंग को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। भले ही वह ग्रेव गॉड पर्वत में प्रवेश कर जाए और अनगिनत वर्षों तक साधना करे, फिर भी दाओ लॉर्ड्स का सामना करते समय उसके पास टीएच-6 सम्राट की युद्ध शक्ति रखने का आत्मविश्वास नहीं होगा। ये तथ्य कि दाओ लॉर्ड्स के पास टीएच-6 सम्राट की युद्ध शक्ति हो सकती है, विश्वास से परे था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अजेय दाओ भगवान थे। इस समय जी यंग ने अपने दिल में हार मान ली। हालांकि अभी तक उनमें लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि वह जियान वुशुन को नहीं हरा सकता। अंतर बहुत बड़ा था, हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। दुर्लभ अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भनभनाना, असंख्य छायाएं उसके वास्तविक रूप में संघनित हो गईं, और तुरंत ही वह जी यंग की विशालकाय आकृति में परिवर्तित हो गई। उस समय जी यंग की युद्ध शक्ति पूरी तरह से टीएच-4 सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी। यह उसकी सीमा थी। इससे पहले उन्हें कभी किसी ने इस हद तक नहीं धकेला था। ये देखते हुए जियान वुशुन ने भी अपने क्लोन वापस ले लिए। अगले ही पल उसने अप्रत्याशित रूप से जुएयुन तलवार खींच ली। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। क्या इस हद तक जाना जरूरी था? सीधे तलवार खींचना। वह जुएयुन तलवार थी जिसमें क्लेश क्षेत्र के बराबर शक्ति थी। इसे बाहर निकालने से ही ये छोटे बच्चे सामूहिक रूप से अपनी सांस रोक लेते थे, सांस छोड़ने से भी डरते थे। कार्गो होल्ड में झुकियू भी खड़ी हो गई। हालांकि उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि जियान वुशुन जुएयुन तलवार खींच सकता है, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि वर्तमान बाहरी दुनिया में एक सुपर स्पेशल लाइफ फॉर्म दिखाई दिया था। तार्किक रूप से कहें तो ग्रेव गॉड माउंटेन के आसपास कोई विशेष जीवन रूप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता भी तो वे देवताओं और राक्षसों से बंधे हुए विशेष प्राणी होते जो पूरी तरह से ग्रेव गॉड माउंटेन के सामने आत्मसमर्पण कर चुके होते। हालांकि अब जो प्रकट हुआ वह देवताओं और राक्षसों के बंधनों से बंधा नहीं था। वह युद्धपोत के पीछे दिखाई दिए इससे पहले कि वह अंतरिक्ष समय से गुजरे। इस विशेष जीवन रूप के अद्वितीय और शक्तिशाली दिव्य शरीर से एक मजबूत दमनकारी शक्ति निकलती थी। जियान वुशुन ने अपनी तलवार ठीक इसी विशेष जीवन रूप के कारण खींची थी। हालांकि उसने जानबूझकर अपने विचार शक्ति से आसपास के वातावरण को स्कैन नहीं किया था, फिर भी उसने अपने आसपास की पूरी दुनिया को कवर कर लिया। जब प्रतिद्वंद्वी दिखाई दिया तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तत्पश्चात प्रतिद्वंद्वी के शरीर में मृत्यु की शक्ति का आभास होने पर वह सतर्क हो गया। हालांकि उस विशेष जीवन रूप की ताकत केवल औसत थी। अगर वह मीशेन की शक्ति से उसे निशाना बना रहा होता तो वह काफी दुर्जय नहीं होता। ये तो मात्र सर्वोच्च शिखर की पराकाष्ठा थी। एक विशेष जीवन रूप की इतनी ताकत से उसे कोई खतरा नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मारने के लिए उसे केवल एक तलवार के वार की जरूरत होती थी। विशेष जीवन रूप ने अपनी बाहों को खोलकर देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि हजारों उत्तराधिकारियों को ले जाने वाले इस युद्धपोत पर सिर्फ एक सम्राट नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा सम्राट थे। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। नहीं, वह एक दाओ भगवान है। फिर इस विशेष जीवन रूप को कुछ याद आया और अचानक उसे तीव्र भय महसूस हुआ। सम्राट जैसी आभा रखने वाला, लेकिन सम्राट न होने वाला केवल एक ही व्यक्ति था जो इस वर्णन के अनुरूप था। वह था महान अजेय दाओ भगवान जियान वुशुन। यदि इस बार उसका सामना सचमुच इस अजेय दाओ भगवान से हुआ तो उसे असफलता के साथ लौटना पड़ सकता है। वह इनहेरिटेंस को रोकने के मिशन पर यहां आया था और अपने पहले प्रयास में जियान वुशुन से मुठभेड़ होना उसका दुर्भाग्य था। खुफिया जानकारी के अनुसार जियान वुशुन के पास सर्वोच्च शिखर की युद्ध शक्ति थी। वह किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे भागने का थोड़ा आत्मविश्वास था। अपने दिव्य शरीर के कारण वह 60,000 गुना बढ़ गया। सर्वोच्च शिखर पर भी वे उसे मार न सके। युद्धपोत पर झुकियू सीधे कब्र भगवान पर्वत तक पहुंच गया। सर्वोच्च शिखर स्तर पर तथा युद्धपोत के ठीक पीछे एक विशेष जीवन रूप का अचानक प्रकट होना निश्चित रूप से संदिग्ध था। वह उत्तराधिकारियों के एक पूरे जहाज के बारे में मजाक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब उत्तराधिकारियों की संख्या कम होती जा रही थी और अब कोई गलती नहीं हो सकती थी। मदद की गुहार सीधे कब्र देवता पर्वत तक पहुंचाई गई और वहां जेन लिंग के अवतार को स्वाभाविक रूप से इसकी जानकारी हो गई।
हालांकि युद्धपोत पर जियान वुशुन को देखकर हु किंग, जो जहाज को बचाने की तैयारी कर रहा था, को रोक लिया गया। ग्रेव गॉड माउंटेन के तल पर हु किंग, जो रुका हुआ था, थोड़ा हैरान था। हालांकि जियान वुशुन के बारे में सुनने के बाद वह स्थिति को समझ गया। हालांकि उनकी साफ आंखों में स्पष्टता गायब हो चुकी थी। युद्धपोत के डेक पर झुक हुई के मदद के लिए पुकारने के बाद वह जल्दी से जियान वुशुन की ओर दौड़ा ताकि उन्हें चेतावनी दे सके। डेक पर जियान वुशुन के अलावा किसी ने भी विशेष जीवन रूप पर ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि जियान वुशुन उनके सामने दिखावा करने वाला था, जानबूझकर जुएयुन तलवार खींच रहा था। इससे पहले कि झुक हुई उन तक पहुंच पाता, उसने जोर से चिल्लाकर कहा, दुश्मन हमला कर रहे हैं। सभी लोग शरण के लिए केबिन में प्रवेश करें। झुक हुई की आवाज सुनकर सभी ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। इस समय जियान वुशुन ने जुएयुन तलवार निकाली और तलवार घुमाते हुए उसने आकाश की ओर वार किया। हवा में खड़े जी यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मूल स्रोत टूट गया हो और उसका मांस और दिव्य शरीर कांप रहा था। तलवार की एक ही चाल बिना किसी बाधा के उसके शरीर में घुस गई। यहां तक कि उसका अनंत खजाना कवच भी इसका प्रतिरोध करने में असफल रहा। जब उसे लगा कि वह गिर गया है, तभी जी यन को एहसास हुआ कि वह मरा नहीं है, लेकिन वह भयानक तलवार सचमुच उसके शरीर में घुस गई थी। जैसे ही वह आश्चर्यचकित हुआ, झुक हुई की याद दिलाने पर लोग हवा में उड़ गए और युद्धपोत के पीछे के शून्य की ओर अपनी निगाहें घुमा लीं। ये पहली बार था जब वे इन विशेष जीवन रूपों के बीच सर्वोच्च शिखर शक्ति के इतने करीब थे। केवल उस विशालकाय आकृति ने ही उन्हें लगातार कांपने पर मजबूर कर दिया। जियान वुशुन द्वारा संचालित तलवार बहुत महत्वहीन लग रही थी। इस समय झुक पागलपन की कगार पर था। इन छोटे बच्चों ने न केवल सलाह को नजरअंदाज किया, बल्कि सर्वोच्च शिखर वाले प्राणी को ऐसे घूरते रहे जैसे कुछ भी गलत न हो। जियान वुशुन ने तलवार चलाने के बाद जुएयुन तलवार को म्यान में रखा, झुकवी के पीछे चला गया, उसके कंधे को थपथपाया और कहा, डरो मत, वह जल्द ही गिर जाएगा। हम अभी भी भगवान के मकबरे से कुछ दूरी पर हैं। भले ही भगवान के मकबरे पर्वत पर सुपर विशेषज्ञ दौड़कर आए, लेकिन इसमें समय लगेगा। इस अवधि के दौरान युद्धपोत प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं कर सकता। झुकवी ने निराशा से अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि विशेष जीवन रूप का पतन हो जाएगा, क्योंकि भगवान के मकबरे पर्वत पर एक शक्तिशाली इकाई मौजूद थी जो प्रतिद्वंद्वी को मार डालने में सक्षम थी। लेकिन इसमें समय लगेगा। आकाश में मौजूद सभी छोटे बच्चे डरे हुए थे, लेकिन कुछ तेज नजर वाले लोगों ने तलवार के उस वार को पहचान लिया था जो जियान वुशुन ने पहले ही सटीकता के साथ किया था। जी यन को अब यह एहसास हो गया था। उसने भी अपना सिर घुमाकर पीछे देखा। तभी उन्हें समझ में आया कि जियान वुशुन ने अपनी तलवार जी यन पर नहीं बल्कि उस डरावने विशेष जीवन रूप पर खींची थी। छोटी तलवार की छाया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने उसे ध्यान से देखा। हालांकि उस सर्वोच्च शिखर विशेष जीवन रूप के लिए ये तलवार चाल बहुत तेज थी, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। यद्यपि ये तलवार चाल स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स में पहली तलवार चाल नहीं थी, फिर भी इसमें समय का सच्चा सार था। देखने वालों को ये धीमी लग रही थी, लेकिन सर्वोच्च स्तर के विशेष जीवन रूप के लिए ये भयावह रूप से तेज और पूरी तरह से अजेय थी। वरिष्ठ मार्शल अंकल, आपकी तलवार की छाया बहुत धीमी है। जी वुशुन ने छोटी तलवार की छाया को घूरते हुए कांपते हुए कहा, ये सम्राटों के बीच एक सुपर विशेषज्ञ है, ये बहुत डरावना है। जियान वुशुन ने अपना सिर उठाया और छोटे लड़कों से कहा, तलवार की छाया को थोड़ी देर और उड़ने दो। झुक्यू ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। यह एक सांस थी और सर्वोच्च स्तर के विशेष जीवन रूप ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था।